Hello, Assalamu alaikum, everyone. This is Sayyid Nur Hussain, and today we will be starting our session for Pakistan Affairs and Current Affairs. और इसमें हम पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस काफी कवर करेंगे। कोशिश मेरी होगी कि मैक्सिमम हो जाए, और जो चीजें मिस भी होंगी कोशिश मेरी होगी कि वो थोड़ा बहुत उनके बारे में भी बता दें। अच्छा, अपने कैमरास प्लीज ऑफ कर लें क्योंकि उससे सबको ऑब्स्ट्रक्शन होती है। और दूसरी चीज ये कि मैं कैमरा सबके खुद ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आप लोग बहुत ज्यादा इसमें चैट नहीं कीजिएगा, सबके लिए डिस्ट्रैक्शन होती है, और जो एक पूरा फ्लो होता है ना, दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम होता है। तो अपना स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। अच्छा देखिए, पाकिस्तान अफेयर्स हमने स्टार्ट करना है, और भूल जाए आपने कितना पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, आपने अटेम्प्ट दी हुई है नहीं दी हुई। बहुत सारे आप में से जो लोग हैं वो बिगिनर्स हैं, ठीक है, वो जीरो से शुरू करें। काफी बड़ी आप में एक तादाद है जो बिगिनर्स है, और वो पहली दफा जो है वो पढ़ रहे हैं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान अफेयर्स ऐसे ही है ना, आप में से ज्यादातर बिगिनर्स हैं, बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं, या आप लोगों ने थोड़ा पढ़ा है? मिडिल वे, ठीक है। चलें देखें, पाकिस्तान अफेयर्स छोड़ दें, कश्मीर का इशू, हर चीज। सबसे पहले हमने पढ़नी है पाकिस्तान की हिस्ट्री। लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ने के लिए मेरे ख्याल से आपने फॉरेन पॉलिसी पढ़नी है या हिस्ट्री पढ़नी है। पाकिस्तान की ज्योग्राफी समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको एक बेसिक आइडिया होगा ना पाकिस्तान की ज्योग्राफी का, तो आप बड़े बेहतर तरीके से चीजों को ग्रैस्प कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल फिनोमिनाज होते हैं, सोशल फिनोमिनाज होते हैं, वो ज्योग्राफी से लिंक्ड होते हैं, और वो हम देखेंगे। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान से, और हम स्लोली अपने लेक्चर्स को लेके चलेंगे। वैसे तो मैंने हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का एक लेक्चर रखा हुआ था, और लेकिन अगर आज ना भी हुआ पूरा तो कोई बात नहीं, हम अगले लेक्चर में कर लेंगे, उसको स्प्लिट कर लेंगे, एक्स्ट्रा लेक्चर हो जाएगा, कोई बात नहीं, उसमें कर लेंगे। लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। आप लोग गौर कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, और इसको एब्जॉर्ब भी करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जो ज्योग्राफी है पाकिस्तान की, ये थोड़ा सा आप लोग समझ लें, आपको एनालिसिस करने में, चीजें समझने में काफी फायदा होगा, ठीक है। और आप जो हैं प्लीज, मैं चैट बंद कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, आप लोग लेक्चर पे फोकस करें। और दूसरी चीज ये है कि प्लीज लेक्चर पे फोकस करें, दूसरों को भी डिस्टर्ब ना करें। सबसे पहले पाकिस्तान की ज्योग्राफी देखें। अच्छा, जो पाकिस्तान है ना, और ये जो पूरी इंडियन प्लेट कहलाती है ज्योग्राफी में, नाउ दिस इज द इंडियन प्लेट, ये आपको नजर आ रही है। ये टेक्टोनिक प्लेट है जो कि 35 मिलियन ईयर्स अगो, 35 मिलियन ईयर्स अगो ये नीचे से यूं आके यूरेशियन जो प्लेट है उस पर टकराई थी। ये जरूर जहन में रखें, ठीक है, हमारी ज्योग्राफी समझने के लिए। ये जो पूरी की पूरी, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो सारा खिता है ना, ये मूव कर करके ऊपर आके यूरेशियन जो प्लेट है यहाँ से टकराया था। ये इस पॉइंट पे टकराया था, और जिस पॉइंट पे ये टकराई है ना, उस पॉइंट पे टकराने की वजह से माउंटेन रेंजेस बन गई हैं, इस तरह से करके, ठीक है। माउंटेन रेंजेस, क्योंकि जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं तो वो उनकी एक मूवमेंट होती है, तो इस जगह पे माउंटेन रेंजेस बन गई जो कि काराकोरम कहलाती हैं, और ये हिमालयस कहलाती हैं। और आप ये देखें कि पाकिस्तान के भी नॉर्थ में ही आती हैं, इंडिया के नॉर्थ में भी आती हैं, और जो पूरा सब कॉन्टिनेंट ये कहलाता है ना, इस वजह से कहलाता है क्योंकि ये कॉन्टिनेंट ही था इटसेल्फ, छोटा पर सब कॉन्टिनेंट है। तो ये जो पूरे का पूरा पोर्शन है, ये आके बाद में यहाँ टच हुआ है, और उसकी वजह से यहाँ की ज्योग्राफी डिफाइन होती है। आप ये देखिए, ये गूगल अर्थ है, ये जो है, ये जो सारे आपको एक टोपोग्राफी नजर आ रही है, ये है हिमालयस,
और ये पाकिस्तान से लेके ये पाकिस्तान है, यहाँ पे ये इंडिया है, यहाँ पे नेपाल है, भूटान है, ये सारे के सारे जो हैं इस इनके अंदर ये आता है। अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है? इससे फ़र्क ये पड़ता है कि जो इंडो सबकॉन्टिनेंट है, इसके नॉर्थ पे हमेशा से एक नेचुरल बैरियर रहा है, जहाँ पे मैंने रेड लाइन लगाई है। तो इस तरफ से जो एंट्री है वो हमेशा से बहुत लिमिटेड रही है, इन्फ्लुएंस वाइज़। तो जब एक फिजिकल बैरियर इतना स्ट्रॉन्ग पूरे नॉर्थ में एग्जिस्ट करेगा, तो आपके पास जो एंट्री पॉइंट्स हैं किसी और इंसान के आने के, वो थोड़े से ही बचते हैं, और उसमें भी पाकिस्तान में भी यहाँ पे माउंटेन रेंजेस हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम इन्वेडर्स हैं वेस्ट के, वो यहाँ से आए हैं, खैबर पास से, जो कि सबसे एक ईजी एक्सेस थी उस टाइम पे आने के लिए। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि पाकिस्तान और इंडिया, ऑल्दो यहाँ पे ये पूरा सब कॉन्टिनेंट है, लेकिन चाइना यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन उनका उस तरह से आपस में इन्फ्लुएंस नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नेचुरल बैरियर। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि यहाँ का एक अपना पूरा एक कल्चर डेवलप होगा, यहाँ की अपनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होगी बिकॉज ऑफ दिस बैरियर इन द नॉर्थ, और यहाँ पे भी है। अब ये थोड़ा सा आपने ज़हन में समझ लेना है कि इसकी वजह से इस पूरे खित्ते की ज्योग्राफी वजूद में आती है, और इन हिमालयाज और इन ही माउंटेन से ही फिर सारे दरिया निकलते हैं, जो पाकिस्तान में भी आते हैं, इंडिया में भी आते हैं, और जाके बांग्लादेश और में भी एंड पे जाके ओशन में गिरते हैं। अब पाकिस्तान की थोड़ी सी फिजिकल मैप को आप जरूर देखें और ये थोड़ा सा समझ लें ताकि आपको थोड़ा सा पाकिस्तान की समझ आए। देखिए, पाकिस्तान का ये मैप है, और इसमें पाकिस्तान का जो नॉर्थ है, जिसको हम नॉर्दर्न एरियाज कहते हैं, ये जो है मोस्टली यहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं, हमें पता है, ठीक है, कि पहाड़ी इलाके हैं, लेकिन उसमें भी थोड़े-थोड़े डिफरेंट फ़र्क हैं। इस जगह पे पाकिस्तान में जो चाइना और इंडिया के साथ जो कुछ एरिया लगता है, इस एरिया को हम कहते हैं कराकोरम। ये जो मैंने मार्क किया हुआ है, ये कराकोरम रेंज है, और कराकोरम रेंज में ही केटू और इस किस्म के जो है वो पहाड़ पाए जाते हैं। फिर इस जगह पे जो है वो हिमालयाज़ हैं। कराकोरम भी हिमालयाज़ का एक उसी की एक ऑफशूट मानी जाती है। मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन आप एक बेसिक ज्योग्राफी समझ लें, जो लोग बिल्कुल नहीं समझते। यही वो रीजन है जो कश्मीर का है, हिमालयाज़ हैं, और जो कि डिस्प्यूटेड भी है। फिर पाकिस्तान के वेस्टर्न साइड पे, इस साइड पे जो पहाड़ हैं, इनको कहते हैं हिंदू कुश। और हिंदू कुश जो है, ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो है वो शेयर करता है। तो ये आप ज़हन में रखिएगा, यहाँ पे तिरछमीर और इस किस्म के माउंटेन्स हैं। ये पाकिस्तान में एक माउंटेन रेंज है। फिर पाकिस्तान में ज़रा बलूचिस्तान साइड पे अगर आप आ जाएँ, तो यहाँ पे भी यहाँ जो है वो सुलेमान रेंज है, और ये भी एक माउंटेन रेंज है। अच्छा, अब इसकी वजह से आप देखें कि पाकिस्तान के ये जो पार्ट है, ये भी थोड़ा कम एक्सेसिबल रहा है यहाँ से एंट्री पॉइंट के लिए। ऑल्दो रास्ते हैं, लेकिन कम एक्सेसिबल। जो सबसे ईज़ीएस्ट एंट्री पॉइंट है, वो है ये खैबर पास, इस जगह पे, खैबर पास। और पाकिस्तान की जो एंशिएंट हिस्ट्री है, उसमें भी मैक्सिमम इन्वेडर्स यहाँ से ही आएँगे, बाबर समेत, ठीक है? तो ये आप ज़हन में रखिएगा। अगली चीज़ क्या होती है, जो आप थोड़ा-सा देख लें कि पाकिस्तान में मेजर रिवर कौन से हैं? पाकिस्तान जो सबसे बड़ा रिवर है ना पाकिस्तान का, वो है इंडस। ये पाकिस्तान का इंडस रिवर है। तो ये दूसरे जितने दरिया आ रहे हैं, जेहलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ये सारे के सारे आके एंड पे इधर मिल जाते हैं। ये जो पॉइंट है जिसे पंजनद कहते हैं, और पंजनद पे मिलने के बाद ये सिर्फ एक इंडस रिवर बन जाता है। तो इंडस रिवर सिस्टम, ये जो सारे का सारा रिवर्स हैं, ये कहलाता है इंडस रिवर सिस्टम। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप ये देखें कि ये जो पंजाब का एरिया है, ये प्लेन एरिया है, और इसमें सारे के सारे वो 5 दरिया हैं, जिसकी वजह से पंजाब इसे कहा जाता है। अच्छा, चैट मैंने ऑन कर दिया है, आप लोग उसमें लिख सकते हैं, लेकिन अवॉइड कीजिएगा लिखना। फिर ये प्लेन एरिया है, यहाँ पे पाकिस्तान का मैक्सिमम जो एग्रीकल्चर है, वो प्रैक्टिस होता है। और यहाँ पे सिंध का प्लेन है, ये भी चूँकि प्लेन एरिया है, यहाँ पे इंडस रिवर सिंध को
जो है पानी प्रोवाइड करता है, तो ये भी यहाँ भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है। तो पाकिस्तान में जो मैक्सिमम एग्रीकल्चर है वो इस सारी बेल्ट में प्रैक्टिस नहीं, ये आपने प्रिपेयर नहीं करना, नहीं करना ये प्रिपेयर। ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, थोड़ा बहुत, क्योंकि देखिए उसमें एक टॉपिक है लैंड एंड पीपल, तो वो आपको जो है वो उसमें से आ जाता है। बस थोड़ा बहुत देख लें जिनको आइडिया नहीं है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है? क्योंकि एक कह रहे हैं कि उनको आवाज नहीं, आई थिंक सही आनी चाहिए क्योंकि ज्यादातर क्लियर आती है। नहीं, डीपली नहीं करना, ये बस मैं आपको एक बेसिक थोड़ा सा समझा रहा था कि अगर कोई पाकिस्तान की डाइवर्सिटी पे आ जाता है या किसी चीज पे आ जाता है तो आप थोड़ा सा समझ लें, और वैसे भी एक थोड़ी आपकी अपनी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी जरूरी है। अब ये जो मैं आपको समझाने लगा हूं इसको जरा जरूर समझें, इस मैप को आप थोड़ा सा याद भी करें और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। देखिए ये पाकिस्तान है, ये मैप आप पाकिस्तान अफेयर्स में भी कुछ ना कुछ इसके पार्ट्स बने हैं, ये पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के नॉर्थ में जो सबसे बड़ा मुल्क पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, हबीब आपके अपने इंटरनेट का इशू होगा, आई थिंक वो काफी क्लियर होगी दूसरों के लिए। यहाँ पे चाइना है नॉर्थ में पाकिस्तान के, ये पाकिस्तान को टच करता है, ये पाकिस्तान इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है यहाँ पे नॉर्थ पे, और यही वो जगह है जहाँ से सीपैक पाकिस्तान के अंदर जो है वो एंटर हो रहा है थ्रू कराकोरम। तो पाकिस्तान चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये थोड़ा सा आपने मैप याद रखना है। फिर पाकिस्तान के ईस्ट पे ये इंडिया है, ये पूरे का पूरा जिसके साथ पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है, ये आपने जहन में रखना है। और ये डिस्प्यूटेड जो कश्मीर रीजन है, और ये आपने देखना है, ये मैप आपने जरूर याद करना है। पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, ये जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारा मैप आपने याद करना है। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान नॉर्थ पे चाइना से बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ से इंडिया से करता है ईस्ट पे, और फिर पाकिस्तान वेस्ट पे अफगानिस्तान से करता है। ठीक है, आपका अपना इंटरनेट इशू होगा, नायाब जरा उसकी स्पीड तेज कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास तो काफी तेज इंटरनेट लगा हुआ है यहाँ पे। फिर पाकिस्तान ईरान से भी बॉर्डर शेयर करता है बलूचिस्तान में, ये देखें, जहां से ईरान गैस पाइपलाइन पाकिस्तान में एंटर होगी। मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूँ। अब ये आपने मैप इसलिए समझना है कि अगर जियो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आता है या कुछ भी आता है करंट अफेयर्स है उस पर, थोड़ा बहुत आपको इतना ये जो सारा खिता है ना, इसका जरूर पता होना चाहिए। ईरान पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और अफगानिस्तान करता है, और फिर पाकिस्तान के मुल्क यही है जिनके साथ पाकिस्तान शेयर करता है। ये जो सेंट्रल एशिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए। और लेकिन पाकिस्तान इसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, लेकिन प्रॉक्सिमिटी जरूर शेयर करता है। ये आपने इसको जब मैप याद करना है, डिटेल में ना करें, बस इसको इस तरह से याद कर लें और उसमें सेंट्रल एशिया लिख दें या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स लिख दें जब आप मैप तैयार करेंगे। मैप आपने कितना का प्रिपेयर करना है या जो एरिया याद करना है वो मैं इस पर रफली बना रहा हूँ, ये याद करें, इंडिया को याद करें, साथ चाइना को याद करें, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को याद करें, अफगानिस्तान, ईरान, और ये सऊदीया की, ये जो मैंने लाइंस लगाई हैं, ये मैप आपने याद करना है ताकि आप लोगों के नंबर उसमें आ सके जब आप मैप बनाएंगे। ये आपने याद करना है। खिता पाकिस्तान के नीचे जो है साउथ में अरेबियन सी है इस जगह पे। अब ये थोड़ी सी ज्योग्राफी हमने देख ली, थोड़ी सी प्रॉक्सिमिटी देख ली, क्योंकि सारे के सारे इश्यूज जो हैं वो इसी से स्टेम करते हैं और इसी से सारा कुछ जो है वो शुरू होता है। तो ये जो है मैप आपने ज़हन में रखना है और इवेंचुअली इसको थोड़ा बहुत प्रिपेयर भी करना है। और ये पाकिस्तान की ओवरऑल यस पेपर में ड्रॉ भी करना है, और उसमें आपने डिफरेंट चीजें जो उस कॉन्टेक्स्ट में आती हैं। फर्स्ट करें पाकिस्तान का, मैं इतना आगे तो नहीं जाना चाहता लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट करें, एक टॉपिक आता है जो कि बड़ा रेलेवेंट है, जियो इकोनॉमिक फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। तो जियो इकोनॉमिक फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान है, तो उसमें आप सीपैक को चीज ड्रॉ करें, फिर यहाँ से आईपी गैस पाइपलाइन ड्रॉ करें, यहाँ से टापी के लिए ड्रॉ करें, फिर कासा 1000 ड्रॉ करें जब आप सारा कर चुके होंगे। इसलिए आपने जो है वो ये सारा कुछ ये याद करना है।
यस, ईरान और अफगानिस्तान दोनों वेस्ट में है पाकिस्तान के। जी, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि ये आपने कुछ ना कुछ से याद करना है, और जो लोग पहली दफा ये देख रहे हैं, मैं उनको इतना स्क्रैच से बताना चाह रहा था। जो लोग पढ़ चुके हैं काफी दफा, वो थोड़ा सा अभी सब्र करें, हम आएंगे। अच्छा, अब हमने थोड़ी सी ज्योग्राफी देख ली। नाउ वी विल कम टू एंशिएंट हिस्ट्री। अच्छा, एंशिएंट हिस्ट्री में आपने बहुत पीछे से शुरू नहीं करना। ये मैं आपको सिर्फ आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए समझा रहा हूँ, लेकिन ये सारा कुछ आपने प्रिपेयर नहीं करना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट है। जी, सेंट्रल एशिया क्या मैमूना? अच्छा, प्लीज अभी मैसेजेस करना अवॉइड करें, अभी हम सही उसमें अपने लेक्चर पे नहीं आए। अच्छा देखें, ये हिस्ट्री आपने बहुत प्रिपेयर नहीं करनी, लेकिन जिन लोगों को कंट्रीज नहीं प्रिपेयर करने, बस ओवरऑल आप उस एरिया को प्रिपेयर करने हैं। पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो शुरू होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। आपने इसकी बहुत डिटेल नहीं देखनी, बस इसका नाम याद कर लें और बस उसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ लें, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना, वो कभी इतनी डिटेल में नहीं आता कि इंडस वैली बताएं या मुगल्स के बारे में बताएं। क्वेश्चन जनरली आएगा कि पाकिस्तान जो है, डाइवर्सिटी है यहाँ पे, या पाकिस्तान की यहाँ ग्रोथ ऑफ मुस्लिम सोसाइटी। ये मैं आपको थोड़ा जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट एक बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि एक्चुअली हिस्ट्री क्या है। फिर आप इसमें से जो है, जो एक्चुअल जहां से मुस्लिम एडवेंट आता है, वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। पाकिस्तान का जो खित्ता है, इसमें सबसे पहले आई इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, उसमें ये वन ऑफ द फर्स्ट पोस्ट एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन सोसाइटीज थी। उसका क्या मतलब होता है कि जब दुनिया में सोसाइटीज इवॉल्व हुई, जो लोग सोशियोलॉजी है उसको पढ़ेंगे, पहली दफा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना शुरू हुई, थोड़े स्मॉल टाउन्स बनाना शुरू हुए, तो उसमें वो पोस्ट एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन सोसाइटीज हैं। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बाद वो पाकिस्तान के इंडस रिवर के अराउंड बिल्ड हुई, क्योंकि रिवर के साथ एग्रीकल्चर लिंक्ड है, और एग्रीकल्चर के साथ सोसाइटीज बिल्ड होती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो हुई इंडस रिवर के साथ। उसमें इंपॉर्टेंट जो है, एक मोहनजोदाड़ो है जो कि लाड़काना में है, 1922 में डिस्कवर हुआ। फिर हड़प्पा साहिवाल के पास है, 1921 में डिस्कवर हुआ। फिर इंडियन गुजरात जो है, ये जो पोर्शन बनता है, उसमें ढोलावीरा एक जगह है, वो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में से ही थी। ये सारे डिस्कवर है। इनके फीचर्स इंपॉर्टेंट ये हैं कि ये प्लांट सिटीज बनाते थे, प्लांट सेंटर्स। आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइंस हैं इसमें। ये एक डेवलपमेंट थी, सैनिटेशन और इस तरह का भी एक सिस्टम था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड, एज वेल एज पाकिस्तान में भी सबसे पुरानी ये एक चीज है। उसके बाद इस खित्ते में क्या हुआ है, डेवलप हुई वैदिक सिविलाइजेशन, जो कि फाउंडेशन है हिंदुइज्म की। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वो उनका एक कोई अपना रिलीजन था, उनकी लैंग्वेज भी अभी डिकोड नहीं हुई भी। फिर क्या होता है कि सेंट्रल एशिया से इंडो आर्यन लोग आते हैं, इनको कहते हैं इंडो आर्यन, ठीक है। इंडो आर्यन आते हैं, और ये जो कल्चर है, इट इज बिल्ट अराउंड 4 वेदास, और उसमें ऋग वेदा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एक डिफरेंट किस्म के लोग हैं, और इनके लिए वेदास इंपॉर्टेंट है, और सेंट्रल एशिया से ही आए हैं। जब ये आते हैं, तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो भी तब तक खत्म हो चुकी हुई है। उसमें मल्टीपल थ्योरीज हैं कि इन आर्यंस ने आके उनको खत्म किया, या उसमें एक तो और किस्म की भी थी है। लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी है इस टाइम तक, और ये वैदिक सिविलाइजेशन होती है, विच इज द फाउंडेशन ऑफ हिंदुइज्म। और इसके इनका एक सोशल सिस्टम है जिसको वर्ना सिस्टम कहते हैं या कास्ट सिस्टम कहते हैं, और उसमें सबसे ऊपर प्रीस्ट होते हैं जिनको ब्राह्मण कहते हैं। फिर केशत्रिया होते हैं जो कि रूलर वॉरियर कास्ट है, फिर वैश्यस हैं, और सबसे नीचे शूद्र हैं। तो ये एक हिंदुइज्म जिसको हम मॉडर्न फॉर्म में कहते हैं, वो एक वैदिक कल्चर है, जो कि वैदिक सिविलाइजेशन अराउंड 1500 टू 500 बीसी डेवलप होती है। इस तरह ये जो पूरा खित्ता है, इसमें आहिस्ता आहिस्ता ये डेवलप होना शुरू होता है कल्चर, जिसका एक सोशल सिस्टम हमने बात करी। ये ही फाउंडेशन है हिंदुइज्म की। तो आपने अगर याद रखना है, तो बस आप ये याद रखें कि एक वैदिक सिविलाइजेशन थी, और वो आके उसने रिप्लेस कर दिया। इनको बिल्कुल बस आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए याद करना है, इनकी डिटेल्स नहीं करनी। जब डिटेल्स करनी होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत से आपसे लोग हैं जो कि वाकिफ नहीं होंगे पाकिस्तान की इतनी भी हिस्ट्री से, तो ये उनके लिए है। फिर जो है बुद्धिज्म भी आया। बुद्धिज्म पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत रेलिवेंट है। 563 बीसी के अराउंड जो है वो बुद्धिज्म इमर्ज होता है,
और बुद्धिज्म जो है वो पूरे जो नॉर्दर्न इंडिया में कई पार्ट्स हैं वहां पे आया। ये आप देखें, ये मर्दान के पास एक जगह बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री थी। ये गंधारा सिविलाइजेशन के नाम से पाकिस्तान के पेशावर और ये जो इसके इर्द गिर्द के पार्ट्स हैं सवात, इसमें ये एग्जिस्ट करती थी। तो बुद्धिज्म भी पाकिस्तान में थी। और कई ऐसी चीजें मिली हैं पाकिस्तान से, जैसे ये एक आपको नजर आ रहा है, ये पाकिस्तान से मिला है, ये मॉनेस्ट्री है। फिर ये टेक्सिला में ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो मिलते हैं। तो बुद्धिज्म भी पाकिस्तान का एक पार्ट रहा है। सवात, मर्दान और टेक्सिला में इनके रूइंस मिलते हैं। अगला एक मेजर डेवलपमेंट जो कि इस खित्ते में हुई, वो भी आपके जहन में होनी चाहिए जस्ट फॉर आइडिया, कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो थे, जो कि सिकंदर आजम थे, उन्होंने भी यहाँ पे कैप्चर किया। ये आप देखें, ये ग्रीस है, मैसेडोनिया है, यहाँ से वो चले और वो कैप्चर करते 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 आके यहाँ पे उन्होंने कैप्चर भी किया। तो एक टाइम पे जो खित्ता पाकिस्तान है, ये आप देखें, ये इंडस रिवर नजर आ रहा है, ये अलेक्जेंडर द ग्रेट की सल्तनत के नीचे भी था। तो ये भी आपके जहन में चीज होनी चाहिए, जो पाकिस्तान का एरिया है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट के पास भी एक टाइम पे था। और बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे जो इंडस रिवर है, जेहलम के पास, ये देखें, जेहलम के पास एक जंग भी हुई और उसमें राजा पोरस थे जिन्होंने अलेक्जेंडर से लड़ा, लेकिन वो एंड पे हार गए। उनके अपने हाथियों ने उन्हें कुचल दिया, उनकी फौज को। और ये यहाँ की स्टोरी है, लेकिन फिर अलेक्जेंडर रिटर्न कर जाते हैं। बस आपके जहन में होना चाहिए कि अलेक्जेंडर की सल्तनत के पास भी ये रही, ये इसकी डेट याद कर लें। इससे ज्यादा इसकी डिटेल आपने याद नहीं रखनी। इंडस रिवर तक वो आए, लेकिन उससे आगे वो नहीं आए। फिर जो इम्पोर्टेंट आती है वो है मौर्यन एम्पायर। और मौर्यन एम्पायर जो है ये अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद इंडिया में आती है। और आप देख सकते हैं कि ये पहली बड़ी इंडिजिनस एम्पायर है जो लोकली डेवलप हुई है, हिंदुइज्म पे बेस्ड है। और तकरीबन काफी इंडिया का जो पार्ट है वो इस पे बेस्ड है। आपने अशोका का नाम सुना होगा। अशोका जो था, चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने ये बनाई थी, उनके पोते थे। और उन्होंने बुद्धिज्म जो है वो पूरी जो है वो फैलाई, क्योंकि वो बुद्धिस्ट हो गए थे चंद्रगुप्त मौर्य। यस, अशोका जो शाहरुख खान वाली है मूवी, ये वही अशोक हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्यन एम्पायर बनाई थी, उनके ये ग्रैंडसन थे और ये बुद्धिस्ट हो गए थे। बेसिकली इनकी स्टोरी ये है अशोका की, कि ये जो हैं, इन्होंने एक जंग लड़ी और उसमें बहुत ज्यादा लोग मरे। वो इतने ज्यादा लोग मरे कि जब वो जंग खत्म हुई उसके बाद इनको बड़ा ही रिमोर्स हुआ कि मैंने इतने ज्यादा लोगों का मैसेकर किया। और इवेंचुअली उन्होंने बुद्धिज्म जो थी वो अडॉप्ट कर ली, क्योंकि वो पीस और उससे रिलेटेड थी। और फिर इन्होंने बुद्धिज्म जो है वो पूरे के पूरे खित्ते में फैलाई। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज है, आप में से जो सवात में होंगे और मिंगोरा के पास अगर आप गुजरे हैं, सवात जा रहे हो, मिंगोरा जा रहे हो, तो राइट साइड पे ये स्तूपा नजर आता है। तो ये कहा जाता है कि ये भी अशोका ने ही बिल्ड किया था। ये जो जंग थी, ये आपने देखा होगा कि ये स्तूपा है, ये कहते हैं कि अशोका ने, जंग का नाम था कलिंगा, कलिंगा वॉर थी। तो ये भी बड़ा एक मेजर डेवलपमेंट है। और इस इनकी जो है, इनका बड़ा इम्पैक्ट है सब कॉन्टिनेंट अशोका का। इंडिया का ये आपने सिंबल देखा होगा, उनके डिफरेंट जगहों पे मिलते हैं ये सिंबल जो है। ये अशोका के टाइम का एक पिलर है और ये उन्होंने बनाया था। इंडिया ने उसको भी अपना एज अ नेशनल सिंबल जो है वो अडॉप्ट किया हुआ है। तो ये आपने जहन में रखना है, अशोका है मॉडर्न एम्पायर के, ये मेजर एम्पायर्स हैं। इनके नाम आपको वैसे ही पाकिस्तान की हिस्ट्री में पता होने चाहिए और वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए। और इंटरव्यू जो होता है सीएसएस का, उसमें तो ये सब पूछते भी हैं। बेशक आपका पेपर में नहीं आएगा, लेकिन इंटरव्यू में तो बहुत पूछा है हमसे, अलेक्जेंडर द ग्रेट की इतनी डिटेल, मॉडर्न एम्पायर, अशोका। लेकिन जो हमारा फॉर्मल सिलेबस है अब वो यहाँ से शुरू होता है। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको देना इसलिए जरूरी था ताकि आपको पता हो कि क्या हो रहा है जब मुसलमान यहाँ पे आए हैं, उससे पहले क्या हो चुका है। एक वॉइड में मुसलमान नहीं आ गए कि उससे पहले कोई यहाँ पे रहता ही नहीं था। आपके जहन में वो थोड़ी बहुत सारी हिस्ट्री जो है वो भी होनी चाहिए। अब हम अपना फॉर्मल जो है वो शुरू करते हैं। और सबसे जो टेक्निकल सवाल जो उसमें पूछा जाता है और जो कि एक लम्हा फिक्रिया भी है कि इसको कितना प्रिपेयर किया जाए। ठीक है,
जो कि प्री पार्टीशन की हिस्ट्री है। ये बड़ा अच्छा सवाल है और टू बी ऑनेस्ट इसको बस आपने इतना करना है कि एक ओवरऑल आपको एक चीज समझ में आ जाए, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन आता है ग्रोथ ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन इंडो सब कॉन्टिनेंट या इस किस्म का हाउ द मुस्लिम सोसाइटी डेवलप, उसमें आपने ये जो अब हम करने लगे हैं उसको जरूर उसकी डिटेल्स मेंशन करनी है। बस आपने ओवरऑल डेनिस्टीज के नाम याद रखने हैं, आपने बहुत डिटेल याद नहीं करनी। मैं कोशिश ये करूंगा कि इस तरह से आपको बताऊं कि आपको कोई ना कोई चीज उन डेनिस्टीज की याद रह जाए ताकि आपको वो डेनिस्टीज याद करने की भी इजीली हो। दूसरी चीज आती है कि डेट्स, डेट्स कितनी प्रिपेयर करनी है। देखिए डेट्स आप ओवरऑल डेनिस्टीज की याद रखें और डिटेल में जानने की आपको कोई जरूरत नहीं है कि उसकी क्या डेट थी या उसकी क्या डेट। चलें शुरू करते हैं, फिर मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करूंगा। हमारा जो फॉर्मल सिलेबस है सीएसएस का वो यहाँ से शुरू होता है और थोड़ा सा बैकग्राउंड देना इसलिए जरूरी था ताकि आपको वैसे भी हिस्ट्री का पता हो कि वो क्या हो रहा है। सबसे पहले जो आए हैं सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम, वो है मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि पिछली चीज को थोड़ा कम ही रखूं क्योंकि फिर बच्चे समझते हैं कि इररेलेवेंट हो रहा है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट कोई भी चीज इररेलेवेंट नहीं है। इनफैक्ट ये पाकिस्तान की ही हिस्ट्री का हिस्सा है। जो गंधारा सिविलाइजेशन थी, मौर्यन डायनेस्टी है, आप इस तरह से चीजों को आइसोलेशन में नहीं देख सकते कि डायरेक्ट मोहम्मद बिन कासिम से शुरू कर दें और आपको पता ही ना हो कि पहले हो क्या रहा है। तो बेहतर यह है कि आप हिस्ट्री को रियल हिस्ट्री की तरह समझें, उस तरह आपको समझना और याद रखना भी आसान होगा, ठीक है। तो अब देखें हिंदुइज्म अपने अरूज पे है, ठीक है। हिंदुइज्म जो है अरूज पे है और क्या होता है कि सबसे पहला आते हैं इन्वेडर मोहम्मद बिन कासिम। अब ये क्या टाइम, इस ये टाइम क्या है पहले समझ लेते हैं। देखिए इस टाइम पे ये 712 एडी है, ठीक है। और इस्लाम को आए हुए काफी टाइम हो चुका है और डिनेस्टी जो इस वक्त पावर में है वो है उमैयद डायनेस्टी। उमैयद खलीफा थे, उमैयद डायनेस्टी थी जो कि डेमेस्कस बेस्ड थी, उमैयद डायनेस्टी। और आपको पता होना चाहिए कि खुलफा राशिदीन के बाद, खुलफा राशिदून के बाद जो डायनेस्टी आई थी पावर में वो उमैयद डायनेस्टी थी, ठीक है। और उमैयद डायनेस्टी उस वक्त पावर में थी, आपने ये ज़हन में रखना है, सऊदी अरब में और जो दूसरे इलाके थे। अब होता क्या है कि ये सिंध है, ये ये सिंध है और सिंध में एक जो रूलर है सिंध का उसका नाम है राजा दाहिर। ये स्टोरी आपने हजारों दफा सुन चुके होंगे लेकिन मैं आपको ज्यादा फिर से बताता हूँ ताकि आपको रिटेन हो। सिंध के जो रूलर हैं उनका नाम है राजा दाहिर और यहाँ पे एक पोर्ट है जिसका नाम है दीबल। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कराची जहाँ पे मॉडर्न बेस्ड है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि कराची अब यहाँ पे बेस्ड है। और होता क्या है कि श्रीलंका आपने देखा है कि इंडिया के नीचे, मैं यहाँ मैप नहीं उसका डाल सका, और वहां पे कुछ शिप मुसलमानों का जा रहा होता है। वहां पे मुस्लिम ट्रेडर्स जो है ना हमेशा से ट्रेड करते हैं। जब लोग सऊदी अरब में मुसलमान नहीं भी हुए थे तब भी वो ट्रेड कर रहे थे श्रीलंका और सदर्न इंडिया से। तो अब वो मुसलमान है, वो श्रीलंका से ट्रेड कर रहे हैं, इस तरह वहां पे उनके लिंक्स हैं। तो होता क्या है कि कई मुस्लिम फैमिलीज हैं वो वापस आ रही हैं श्रीलंका से शिप पे, लेकिन कई जो पायरेट्स हैं वो इंडियन ओशन में या अरेबियन सी में उनको किडनैप कर लेते हैं। अब वो जो पायरेट्स हैं वो मुसलमानों की जो फैमिलीज हैं उनको किडनैप कर लेते हैं। और वो जो पायरेट्स हैं, पायरेसी उस टाइम पे बहुत ज्यादा होती थी, पायरेट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है राजा दाहिर, जो ये सिंध का राजा है। जाहिर है वो कोस्टल स्टेट है इस वक्त सिंध की, वो उन पायरेट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब जो हमारे उमैयद डायनेस्टी के गवर्नर हैं इराक के, क्योंकि आपके जहन में होना चाहिए कि डिफरेंट जो एरियाज थे वो डायनेस्टी के नीचे होते थे कैलिफेट के, लेकिन आगे उनके गवर्नर्स होते थे। तो ये राजा दाहिर को अल्टीमेटम दिया जाता है कि आप प्लीज एक तो उनको वापस किया जाए जो कि फैमिलीज हैं, और दूसरे इन पायरेट्स को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। अब वो चूंकि प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो ये चीज नहीं मानते, तो फाइनली जो है वो मुसलमान डिसाइड करते हैं, जो उमैयद डायनेस्टी है, कि हमें इसको जो है क्रश करना पड़ेगा, ये जो राजा दाहिर हैं।
तो हज्जाज बिन यूसुफ जो कि इराक के गवर्नर हैं, वो भेजते हैं मोहम्मद बिन कासिम को सिंध। अच्छा, अब ये देखें ये कहाँ से आए हैं? ये बाय लैंड ये देखें आए हैं। ये चीज़ इंटरेस्टिंग है, ये ज़रूर देखें। ये इराक है और यहाँ से पूरा जो है वो ये रूट है, नीचे से मकरात वाली साइड से आए हैं और ये सिंध को इन्वेड करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम वो उस वक़्त 22 साल के हैं और राजा दाहिर से उनकी जंगें होती हैं। इवेंचुअली राजा दाहिर जो हैं, उनको शिकस्त हो जाती है और उसमें जो है डिफरेंट बैटल्स होती हैं। बैटल ऑफ अरोर, ये अरोर है, अरोर ये आप देखें क्रॉस चांद की है। और ये इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये रोडी है। रोडी आप लोगों को पता है, आप में से कई लोगों को पता होगा, रोडी एक जगह है जो कि सक्खर के साथ है। तो यहाँ पे एक जंग होती है, बैटल ऑफ रोडी कह लें, बैटल ऑफ अरोर उसे कहते हैं और ये कैपिटल होता है राजा दाहिर का उस टाइम पे। तो यहाँ पे बैटल होती है, राजा दाहिर को शिकस्त हो जाती है और जो है वो मुसलमान जो हैं और जिनको मोहम्मद बिन कासिम लीड कर रहे हैं वो जीत जाते हैं। अब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे पहली दफा मुस्लिम की एक स्टेट इस्टेब्लिश करते हैं सिंध में और ये एक शहर है ब्राह्मणाबाद, इसको भी बनाते हैं जिसका नाम मंसूरा होता है। जब वो बनाते हैं बाद में ब्राह्मणाबाद बना देते हैं। ये कैपिटल रहता है मुसलमान का सिंध में जब गवर्नमेंट होती है। ये देखें ये एक्चुअल पिक्चर है इस वक्त जहाँ पे ब्राह्मणाबाद बना, मंसूरा, और कुछ वहाँ पे चीज़ें रह गई हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो लगती है, क्योंकि ये मुसलमान पहली दफ़ा सिंध आए हैं, तो पहली मस्जिद जो बनाई गई उस टाइम पे जब उनकी फोर्सेस आई, ज़ाहिर है मुसलमान थे, उन्होंने कोई मस्जिद भी उनको चाहिए थी। तो दिस इज़ द फर्स्ट जामिया मस्जिद और फर्स्ट मॉस्क ऑफ साउथ एशिया। ये सिंध में अभी भी मौजूद है, उसके रिमेन्स मौजूद हैं। मस्जिद खुद इटसेल्फ या उसका डोम उतना तो मौजूद नहीं है। तो ये भी आप इंटरेस्टिंग एक चीज़ देख सकते हैं कि जब मुसलमानों ने यहाँ पे पहली दफ़ा अपनी हुकूमत इस्टेब्लिश की सिंध में, तो उसका कुछ रेलिक्स अभी भी मौजूद हैं और अगर आप सिंध जाएँ तो ये ज़रूर देखें। तो ये पहली एंट्री थी जो मुसलमानों की साउथ एशिया में होती है, इससे पहले इस्लाम वहाँ पे नहीं था। और एक चीज़ और ज़हन में रखिएगा कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो अरब हैं, वो अरब एज़ एन एथनिक ग्रुप हैं और इसके बाद जो मुसलमान आएँगे वो डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट जो मेजर रूलर इम्पैक्ट करेंगे, और आपके ज़हन में होना चाहिए कि मोहम्मद बिन कासिम का मोहम्मद गज़नवी से कोई ताल्लुक नहीं है। महमूद गज़नवी बिल्कुल एक अलग चीज़ है, उनका एक अलग बैकग्राउंड है, उनकी एक अलग वो है, उसका उमैय्यद डायनेस्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, कुछ भी नहीं है। होता क्या है कि अफ़गानिस्तान में एक, ये अफ़गानिस्तान है पाकिस्तान के बिल्कुल साथ, इसमें एक जगह है गज़ना के नाम से और इनके फादर हैं सबुक्तुगीन और ये एम्पायर बनाते हैं अफ़गानिस्तान में, गज़नविद एम्पायर, गज़ना में बेस, गज़ना उनका कैपिटल होता है। उनके बेटे जो हैं महमूद गज़नवी इवेंचुअली वो रूलर बन जाते हैं इस एम्पायर के, अफ़गानिस्तान बेस्ड। इनको होता है कि जी मैं अपनी जो रूल है उसको एक्सपैंड करूँ। तो ये आपने ज़हन में रखना है, दिस इज़ हिज़ एम्पायर। ये जो मैं मैप बना रहा हूँ अफ़गानिस्तान में सेंटर्ड, यहाँ से ये अटैक करते हैं पाकिस्तान वाली साइड पे। तो आप देख रहे हैं कि मोहम्मद बिन कासिम सदर्न सिंध में आए थे और ये जो हैं ये खैबर पास वाली साइड से आएँगे, पेशावर वाली साइड से। तो जो मोस्टली इन्वेडर्स हैं वो इसी साइड से ही आएँगे, जो हमने पहले ज्योग्राफी की बात की थी। तो ये चूँकि ऊपर से आते हैं पेशावर से और इनका क्या होता है कि ये आते हैं, रेड्स करते हैं, वापस चले जाते हैं। नॉर्दर्न इंडिया में आते हैं, रेड्स करते हैं, वापस चले जाते हैं। तो आप देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि ये बैटल ऑफ पेशावर एक होती है, उसमें हिंदू एक लीडर होते हैं, जयपाला, उसको हराते हैं यहाँ पेशावर में और इवेंचुअली पूरा जो अब रास्ता है वो इनके लिए खुल गया है। क्योंकि आप में से अगर किसी ने ट्रैवल किया हो जीटी रोड पे, तो आपको पता चलेगा कि जीटी रोड कनेक्ट्स पेशावर टू लाहौर और ये ही वो हिस्टोरिकल रास्ता है जिसके थ्रू लोग आते रहे हैं। सबसे पहले खैबर पास से पेशावर, पेशावर से लाहौर, यही रास्ता रहेगा हमेशा और यही बहुत इम्पोर्टेंट रूट है। और ये पूरी हिस्ट्री की डायरेक्शन भी बनती है, जो जीटी रोड है लाहौर से पेशावर को जो कनेक्ट करता है। तो ये आ जाते हैं नॉर्दर्न इंडिया में और मैक्सिमम जो है ये पंजाब के नॉर्थ तक आते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि ये लाहौर को कैप्चर करते हैं। लाहौर को कैप्चर करते हैं, तब छोटा-मोटा शहर होता है यहाँ पे
और बस पंजाब और लाहौर को जो है ना कैप्चर करते हैं। लाहौर को अपना कैपिटल तो नहीं बनाते, लेकिन उसका नाम रख देते हैं महमूदपुर। तो सुल्तान महमूद गजनवी मैक्सिमम पंजाब तक आए हैं, लाहौर को कैप्चर करते हैं और उसका नाम रख देते हैं महमूदपुर अपने नाम पे। ये ज़हन में रखिएगा कि आज भी ऐसे कॉइन्स मिले हैं जिस पे इनके नाम की स्टैम्प है। तो लाहौर फोर्ट में से ऐसे कॉइन्स मिले हैं अभी आर्कियोलॉजिस्ट को जो कि इनके बनाए हुए हैं। अच्छा, अब एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है, इनके टाइम पे भी दाता साहब आपने देखा होगा उनका श्राइन, हजरत दाता अली हजवेरी, ही कम्स टू लाहौर एज वेल। और इनका एक बड़ा रोल है इन सूफी सेंट का इस सारे एरिया को मुसलमान करने में। इसी वजह से लाहौर की जो पेट्रन सेंट है उनको दाता साहब को ही माना जाता है और उनकी बड़ी वैल्यू है लाहौर में। उनका एक श्राइन भी है अगर आप लोगों ने देखा है, और वो महमूद गजनवी के टाइम पे आए और उन्होंने बहुत बड़ी पॉपुलेशन को यहाँ पे मुसलमान किया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने महमूद गजनवी की याद करनी है, डेट इसकी जरूर लिख लें, बस ये डेट याद रखनी है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी है वो ये है कि इन्होंने रेड्स बहुत सारी की और अपनी 17th रेड में सोमनाथ का जो मंदिर है जो बड़ा मशहूर इनके साथ रिलेट किया जाता है उसको भी रेड किया और कहा जाता है उसको दरवाजा तोड़ के ये वापस ले गए। अच्छा, यहाँ पे सोमनाथ का मंदिर है, ये सॉरी यहाँ पे ये पार्ट है जो मैंने अभी क्रॉस किया है, ये अभी भी अब दोबारा बिल्ड हो चुका है, लेकिन ये उसके रूइंस हैं 19th सेंचुरी में। और ये तो चले 10th, ये तो बिल्कुल ही 10th सेंचुरी में है ना महमूद गजनवी, लेकिन ये उसके रूइंस हैं। तो सोमनाथ का मंदिर एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, ये ऐसी कोई थ्योरेटिकल चीज नहीं है। तो ये कहते हैं कि इन्होंने सोमनाथ का मंदिर रेड किया और उसका दरवाजा तोड़ के वापस खजना भी ले गए, और इस किस्म की चीजें इनके साथ रिलेटेड हैं। तो आपने इनके साथ ये चीजें ज़हन में रखनी है कि महमूद गजनवी रेड किया, लाहौर को इन्होंने एनेक्स किया, लाहौर तक बस मैक्सिमम आए हैं, लाहौर को इन्होंने महमूदपुर का नाम दिया। इनके टाइम पे दाता अली हजवेरी जो कि काफी इम्पोर्टेंट सेंट हैं, वो लाहौर आए, उन्होंने बहुत सारे लोगों को यहाँ मुसलमान किया। ये दाता साहब का श्राइन है इस वक्त जो लाहौर में भी मौजूद है। ये महमूद गजनवी हैं, इन्होंने यहाँ सेटल नहीं हुए क्योंकि इनका कैपिटल जो है वो गजना था। सो ही इज द फर्स्ट इन्वेडर जो इसका नॉर्थ से आ रहे हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रूलर हैं वो हैं शहाबुद्दीन गौरी। अब शहाबुद्दीन गौरी जो हैं, ये गौरिड एम्पायर इसे कहा जाता है, गौरिड एम्पायर। और ये भी अफगानिस्तान में थे, अफगानिस्तान बेस थे, और इन्होंने पिछली जो वो गजनविड एम्पायर थी उसको हराया, और इसलिए पूरे के पूरे अफगानिस्तान को भी कैप्चर किया। ये जहाँ पे मैंने कि अफगानिस्तान को कैप्चर करने के बाद ही केम इन नॉर्दर्न इंडिया, और ये बहुत आगे तक गए, बिहार तक इंडिया पहुंच गए। लेकिन आप देखें कि डायरेक्शन कैसे बन रही है कि ये यहाँ से शुरू हुए इनके अफगानिस्तान से, पेशावर, लाहौर और पूरा नॉर्दर्न इंडिया। तो ये इनका रूट बनता है, और जो नेचुरल रूट भी बनता है ये आपके जहन में होना चाहिए किस तरह नॉर्थ से आए, इसलिए यही इनकी सारी जो है जगह है जहाँ पे यहाँ पे आए। अब इन्होंने सबसे पहले आप ज़हन में रखिए जो गज़नवीद एम्पायर थी उसको हराया, उसका सारा एरिया ले लिया, और फिर इन्होंने नॉर्दर्न इंडिया उसमें इंक्लूडिंग पाकिस्तान के जो पार्ट्स हैं नॉर्थ के उसको कैप्चर किया। लेकिन ये कुछ ज़्यादा देर जो है वो एस्टैब्लिश नहीं कर सके अपनी एम्पायर। और खोखरों ने, कहा जाता है कि एक ट्राइब था, इनको जेहलम के पास जो है वो असैसिनेट किया, और जब ये अपनी कोई कैंपेन कर रहे थे। अब जेहलम के पास किया, और जेहलम के पास सुहावा के पास आप देखेंगे इनके श्राइन भी है, ये आप देखें शहाबुद्दीन गौरी का उस टाइम पे मारा था इन्हें। अब आपके ज़हन में होना चाहिए कि शहाबुद्दीन गौरी जो हैं वो अपनी एम्पायर एस्टैब्लिश नहीं कर सके थे, अभी वो बस एरिया समझ लें कि हालत जंग में ही थे। ये सारे एरियाज उन्होंने कैप्चर तो कर लिए थे नॉर्दर्न इंडिया के और पाकिस्तान के, लेकिन वो कोई एम्पायर इस्टेब्लिश नहीं कर सके थे, और बिहार तक वो पहुंच गए थे और तकरीबन बंगाल तक। लेकिन होता क्या है जब इनको एकदम मार दिया जाता है 1206 में, तो फिर इनके एक स्लेव हैं जिनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो जो है सारे इनको रिप्लेस कर देंगे, और इवेंचुअली ही विल बी द फर्स्ट वन, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो एक्चुअली यहाँ पे एम्पायर इस्टेब्लिश करेंगे। तो आपके ज़हन में ये चीज़ होनी चाहिए, पहले 2 इन्वेडर मोहम्मद बिन कासिम आए, वो नीचे सिंध में आए साउथ में और चले गए, और वो मामला खत्म हो गया। उसके बाद जो है, उसके बाद आते हैं
हमारे महमूद गजनवी ये नॉर्थ अफगानिस्तान से आए, लेकिन वापस चले गए, कोई परमानेंटली एस्टैब्लिश नहीं कर सके। फिर शहाबुद्दीन गौरिया इन्होंने और एरिया काफी एस्टैब्लिश कर लिया, कैप्चर कर लिया, लेकिन उन्होंने यहाँ अभी एस्टैब्लिश कुछ नहीं की अपनी एम्पायर। अब इसके बाद जाके पहली दफा कोई गवर्नमेंट जो कि लोकली इंडिया में एस्टैब्लिश्ड है, वो पहली दफा होगी। अब आपने ज़हन में रखना है कि फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन द सबकॉन्टिनेंट, ये पहले तीनों जो थे, ये परमानेंटली कुछ सही तरह यहाँ सेटल नहीं हो सके थे, एस्टैब्लिश नहीं कर सके थे। अब वो प्रॉपर पहली दफा ऐसे होगा कि यहाँ बेस्ड जो है वो एम्पायर्स बनेंगी। सबसे पहली चीज़ जो आती है वो कहलाती है, ओवरऑल इसको कहते हैं शहाबुद्दीन गौरी के बाद उसे कहते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी बादशाह यहाँ पे आएँगे वो बेस्ड इन दिल्ली होंगे, उनका कैपिटल दिल्ली होगा और वहाँ से वो रूल करेंगे, इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत कहते हैं। इसके अंदर भी डिफरेंट हैं, वो हम देख लेते हैं। तो 1206 से लेके शहाबुद्दीन गौरी जब असैसिनेट हुए हैं, उससे लेके जब बाबर आते हैं, ठीक है? ये जो है दिल्ली सल्तनत कहलाती है और उसमें सबसे पहले आती है स्लेव डायनेस्टी। अब स्लेव डायनेस्टी क्या चीज़ है? शहाबुद्दीन गौरी को असैसिनेट करती है और अब उनके एक गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वही हैं जिनका आपने सुना होगा कुतुब मीनार दिल्ली में है, तो ये वही हैं कुतुबुद्दीन ऐबक और ये उनके एक स्लेव हैं, ये जनरल भी हैं। ये स्लेव वाला जो है कॉन्टेक्स्ट देखिए, कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ उस टाइम पे क्या ट्रेंड था कि ये जो मुस्लिम रूलर्स होते थे ना, जैसे ये महमूद गजनवी थे, शहाबुद्दीन गौरी थे, ये लोग स्लेव्स को बचपन से खरीद लेते थे, डिफरेंट मेल स्लेव्स उनको ट्रेन करते थे, उन स्लेव्स को जनरल्स तक वो पहुंच जाते थे। ये एक वहां का ट्रेंड था उस टाइम पे, सेंट्रल एशिया का, अफगानिस्तान का, कि यू नीड, आप जो है वो बच्चों को लेके स्लेव्स तौर पे खरीदते थे, उनको मिलिट्री टैक्टिक्स सिखाते थे, उनको पाल पोस के बड़ा करते थे, इवेंचुअली वो जनरल्स बन जाते थे और वो फिर काफ़ी पावर में आ जाते थे। तो यही एक ट्रेंड है, ठीक है? बस वहाँ का उस टाइम पे एक ट्रेंड था इस चीज़ का, स्लेव्स को इतना बनाया जाता था, ग्रूम किया जाता था। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी इसलिए कहा जाता है कि जब इसके जो पहले बादशाह हैं, वो एक स्लेव हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट जनरल हैं शहाबुद्दीन गौरी के, और जब शहाबुद्दीन गौरी को एकदम अब्रप्टली 1206 में असैसिनेट कर दिया जाता है, तो ये जो हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं और उनका एरिया जो है वो कंट्रोल में ले आते हैं और यही पहली दफ़ा ओवरऑल जो है एस्टैब्लिश करेंगे एम्पायर इंडिया में मुसलमानों की नॉर्दर्न। तो जो एरिया मोहम्मद, आप इतना समझ लें कि मोहम्मद गौरी ने, ये जो शहाबुद्दीन गौरी थे, उन्होंने जो एरिया कवर किया, उन्होंने कब्जा कर लिया, लेकिन वो रूल नहीं कर सके। उसको रूल जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक पहली दफ़ा करेंगे। तो इनको एक तरह का वो प्लेट में मिल गया, आप इतना समझ लें, ईज़िली मिल गया। कैप्चर उन्होंने किया पर एकदम असैसिनेट हो गए हैं और उनको अब मिल गया। अब स्लेव डायनेस्टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट हुई, वो स्लेव थे और इसको इसी तरह याद रखें। अब कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं, इनकी डेट्स जो हैं एक-एक किंग की, ये नहीं याद रखिएगा क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है इनको रिटेन करना। और हाँ, सन इन लॉ भी था, लेकिन मैं इतनी पेचीदगी में नहीं जाऊँगा अभी, क्योंकि फिर लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। स्लेव्स होते थे, लेकिन स्लेव्स उनको आप उस तरह से ना कंसिडर करें कि उन पे आप ज़ुल्म कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। वो प्रॉपर उनके साथ शादियाँ भी होती थी उनके, प्रॉपर सन इन लॉ होते थे और इस तरह से भी होता था। तो बस उस टाइम पे एक ट्रेंड था। अच्छा, अब आप ज़हन में रखें क्योंकि ये एरियाज़ बहुत बहुत तंग करता है लोगों को। ये डेट्स जो इंडिविजुअल बादशाहों की हैं, ये नहीं याद रखें क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप ये डेट याद रखें। ओवरऑल डायनेस्टी की डेट याद रखें। महमूद गज़नवी की कर लें, गौरी की कर लें और उसके बाद ये पूरी डायनेस्टी की याद रखें। ये सिंपल है, 1206 से 1290 तक। आप बस ये याद रखें और इसके अलावा कुछ ना याद करें और आप इनके फीचर्स याद करें कि उस ओवरऑल डायनेस्टी में हुआ क्या था। वो मैं आपको एनालिसिस देता जाता हूँ, वो आपने ज़हन में रख लेना है। अब इसमें क्या होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं सबसे पहले, और कुतुबुद्दीन ऐबक भी अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रहते और नहीं, ये मुस्लिम्स ही हैं सारे। ये सारे मुस्लिम्स आ चुके हैं। मोहम्मद बिन कासिम से ऑनवर्ड सारे मुस्लिम्स हैं अब, ओके? नयाब। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं,
ये भी मुस्लिम है और ये आ चुके हैं पावर में, ये स्लेव हैं, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा देर नहीं ज़िंदा रहते और ये पोलो खेलते हुए 4 साल बाद इनकी डेथ हो जाती है, घोड़े से गिर जाते हैं। और ये अनफॉर्चुनेटली सिर्फ़ 4 साल रूल करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। और हम जो हैं ये इस अब प्लीज़ आप लोग अभी क्वेश्चन करना अवॉइड करें, वरना मैं चैट थोड़ी देर बंद कर देता हूँ। फ्लो जो है वो टूट जाता है। मैं आपको बाद में बताऊँगा आपने करना किस तरह है। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक 4 साल बाद ही फ़ौत हो जाते हैं, पोलो खेलते हुए अनफॉर्चुनेटली। ये अनारकली में इनका मज़ार है। ये इसको इनको इस तरह याद कर लें कि ये फाउंडर भी थे स्लेव डायनेस्टी के। अनारकली में इनका बाज़ार है। ये बाज़ार में इनका ये ना वहाँ पे टूम भी है अनारकली वाली साइड पे। तो पोलो खेलते हुए फ़ौत हो जाते हैं। बाद में ये आराम शाह छोड़ दें, ये इनके बेटे थे, ज़्यादा देर नहीं रहे। फिर इम्पोर्टेंट है सुल्तान अल्तुतमिश। सुल्तान अल्तुतमिश जो हैं, ही इज़ द ट्रू फाउंडर ऑफ द मुस्लिम एम्पायर, क्योंकि इनका रेन भी काफ़ी देर के लिए था और इन्होंने प्रॉपर यहाँ पे रिफॉर्म्स करके जो है वो एम्पायर सॉलिडिफाई की। ये आपने अपने ज़हन में रखना है। ये इसके अलावा आपने कुछ इतनी डिटेल नहीं रखनी। बस इतना याद रखें, जो बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं वो खुद अपने ओन पे पढ़ें, लेकिन इससे ज़्यादा आपको चाहिए नहीं। सुल्तान अल्तुतमिश के बाद जो इम्पोर्टेंट हैं और वो वाहिद फीमेल रूलर ऑफ इंडो सबकॉन्टिनेंट जो रह चुकी हैं, वो है रज़िया सुल्ताना। रज़िया सुल्ताना जो हैं, वो इनकी बेटी थी सुल्तान इल्तुतमिश के। मैं एक और आपको रिलेशनशिप बता देता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज़ द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। सुल्तान इल्तुतमिश इनके सन इन लॉ थे और उनकी बेटी थी रज़िया सुल्ताना। तो रज़िया सुल्ताना जो हैं, वो बड़ी एक इम्पोर्टेंट फिगर हैं इस सेंस में कि वाहिद फीमेल रूलर थी और इनको हटाया भी इवेंचुअली इसलिए गया ताकि क्योंकि वो जो जितने भी दूसरे नोबल्स थे जो पावर में भी होते थे, उनको ये चीज़ एक्सेप्टेबल ही नहीं थी कि कोई फीमेल जो है वो हमें रूल करे। ये आपने अपने ज़हन में चीज़ रखनी है, शी इज़ द ओनली रूलर। इनको भी 4 साल बाद असैसिनेट कर दिया गया। उस टाइम पे आपने अपने ज़हन में रखना है कि बादशाह तो ये होते थे ये सारे, लेकिन जो कोर्ट होता था ना, कोर्ट में देयर वर अदर टर्क नोबल्स एज़ वेल, उनकी भी पावर थी। 40 फैमिलीज़ थी, कहते हैं 40 ऐसे टर्किक चीफ्स थे जो कि एक्चुअली पावर को कंट्रोल कर रहे थे। तो उनको ये एक्सेप्टेबल नहीं था, लेकिन अल्तुतमिश ने अपनी बेटी को बना दिया क्योंकि बड़ी कैपेबल थी, बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन इनको भी 4 साल बाद असैसिनेट कर दिया गया और इनको हटा के फिर दूसरे लोगों को लाया गया। उनकी ज़्यादा डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट हैं थोड़े, वो हैं बलबन। और बलबन जो हैं, इनके टाइम पे जो है वो चीज़ों को थोड़ा बेहतर तरीके से हैंडल किया गया, थोड़ा-सा और जो है वो इस उसको एस्टेब्लिश किया गया। तो आपने इनके मेन के याद करने हैं, ज़्यादा इसमें डिटेल्स दूसरों में नहीं जाना है। कुतुबुद्दीन ऐबक याद रखें, एक सुल्तान इल्तुतमिश, उनकी बेटी रज़िया सुल्ताना और फिर बलबन। ये कुछ हैं जो स्लेव डायनेस्टी में इम्पोर्टेंट हैं, इसके अलावा आपने नहीं याद रखने हैं। और वाहिद अब इसमें मैं आपको एनालिसिस दे देता हूँ कि आपने इसमें याद क्या करना है कि पहली दफ़ा मुस्लिम एम्पायर एस्टैब्लिश हुई इंडो सबकॉन्टिनेंट में, ये इसकी एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। इट वाज़ द फर्स्ट टाइम इन्होंने पहली दफ़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया जितनी देर में ये थे। इन्होंने पहली दफ़ा जो है यहाँ पे मिलिट्री सिस्टम बनाया। उस दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ एक्स्ट्रा डिटेल कि इस टाइम तक मंगोल एम्पायर एस्टैब्लिश हो चुकी थी और सुल्तान इल्तुतमिश के टाइम पे चंगेज़ खान हिमसेल्फ ज़िंदा थे और उन्होंने भी इंडिया आने की कोशिश की, लेकिन वॉर नहीं की, बस वो बॉर्डर तक आए, वो उसके पीछे और वजूहात थी, वो अंदर एंटर नहीं हुए। तो सुल्तान इल्तुतमिश के टाइम पे मंगोल्स का थ्रेट स्टार्ट हो गया था। ये हम आगे देखेंगे कि मंगोल्स का कितना एक सीरियस थ्रेट था। तो स्लेव डायनेस्टी इस तरह खत्म होती है और ये भी बेस्ड इन दिल्ली है, इनको भी दिल्ली सल्तनत का एक पार्ट है। अच्छा, इनके बाद जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टी आती है, जो कि पूरे इंडिया को रूल करेंगे, वो है खिलजी डायनेस्टी। उसमें सबसे पहले हैं जलालुद्दीन खिलजी। इन्होंने वो डायनेस्टी फाइंड की। ही वाज़ द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। और लेकिन इवेंचुअली जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, इनको मार के खुद बादशाह बन जाएँगे। ये अलाउद्दीन खिलजी पता है कौन है? आप में से मैं आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। चीज़ें याद रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए होते हैं। तो आप लोगों ने वो मूवी देखी है रानी पद्मावती?
किसी ने देखी है, कुछ ना कुछ देखा ही होगा। पद्मावती वाली एक मूवी आई थी जिसमें डिफरेंट एक्टर्स थे। आप आपको याद है रानी पद्मावती वाली? उसमें रणवीर सिंह जो बना हुआ था ना, वो ये था, अलाउद्दीन खिलजी। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को इस तरह से कुछ चीजें याद रह जाएंगी कि अच्छा अच्छा कौन कौन था। ये जो थे ना, रणवीर सिंह बने हुए थे, इनको रिप्रेजेंट करते। अलाउद्दीन खिलजी जो हैं, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर नहीं, रणवीर सिंह जो बने हुए थे, वो जो बड़े ब्रूटल से बने हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी बड़े ऐसे कैरेक्टर थे जिनको कंट्रोवर्शियल हैं, क्योंकि जो राजपूतों की वो एक मलका थी रानी पद्मावती, उनको ये पसंद आ गई और इन्होंने उनके पीछे चित्तौड़ के पूरे किले पे ही हमला कर दिया। ये जो अलाउद्दीन खिलजी थे, तो मतलब बड़े अजीब से कैरेक्टर थे, लेकिन बड़े स्ट्रॉन्ग हेडेड थे और ब्रूटल भी थे। तो इन्होंने चित्तौड़ के जो किले पे हमला किया रानी पद्मावती के लिए, और वो स्टोरी आपने मूवी में देखी है। वो मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि कल को आपको याद रखने में याद होगा कि अच्छा अलाउद्दीन खिलजी वो वाले थे, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी अचीवमेंट एक्चुअली अलाउद्दीन खिलजी की जो है और जो आपने जहन में रखनी है, वो है कि इस टाइम पे एक्चुअली मंगोल्स ने हमला किया। और आपके जहन में होना चाहिए ये मंगोल एम्पायर है इस टाइम तक। मंगोल एम्पायर दुनिया की बड़ी एम्पायर्स में से है, हिस्ट्री की बहुत बड़ी। पूरा चाइना इन्होंने कंट्रोल में कर लिया था, और दुनिया की सबसे ब्रूटल रिजीम है जो आज तक वजूद में आई है। जहां जाते थे दे यूज्ड टू जो बिल्कुल मैसेकर कर देते। तो इनके टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी सबसे इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उनका आपने नाम याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी का। इन्होंने एक्चुअली जब मंगोल्स ने इन्वेड, अब आप ये इंटरेस्टिंग मैप देखें, ये मंगोल एम्पायर है, और मंगोल एम्पायर के बिल्कुल नीचे ये इतना सा इंडिया है। और आप ये देखें कि इतना सा इंडिया उनके कंट्रोल में नहीं है। मंगोल जो है बेस्ड इन मंगोलिया थे, लेकिन उन्होंने पूरा, यहाँ से शुरू हुए मंगोल्स, जहां मैंने क्रॉस किया, इन्होंने पूरा चाइना भी कंट्रोल में कर लिया, इन्होंने पूरा सेंट्रल एशिया कंट्रोल कर लिया। लेकिन जो मैंने याद है आपको बात की थी शुरू में ज्योग्राफी की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कराकरम है, तो डायरेक्ट वो नॉर्थ से नहीं आ सकते थे, उन्होंने भी वहीं से आना है जो हमने बात की खैबर पास वाली साइड से। तो और कोई रास्ता उस तरह बचता ही नहीं है इंडो सब कॉन्टिनेंट में आने के लिए। तो ये जो नेचुरल बैरियर हमेशा से नॉर्थ में रहा है, इसने प्रोटेक्ट भी किया है इंडो सब कॉन्टिनेंट को। तो मंगोल्स जब एक्चुअली आए, तो अलाउद्दीन खिलजी ने उनको एक्चुअली डिफीट किया। ये ऐसे ही है कि उस टाइम की सुपर पावर जो थी उसको डिफीट किया किसी ने इन द बैटल ऑफ किली। इसके लिए इनको बड़ा क्रेडिट दिया जाता है हिस्ट्री में, ये जरूर ज़हन में रखें। अगर मंगोल्स यहाँ आ जाते तो उन्होंने तो बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ना था। तो ये आपने अपने जहन में रखना है कि इन्होंने बैटल ऑफ किली 1299 में ही रिपेल्ड अ मंगोल इन्वेजन ऑन इंडिया, और ये इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और खिलजी डायनेस्टी में ये आपने याद रखना है कि सबसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी का नाम याद रखें कि इन्होंने मंगोल्स को इंडिया में एंटर नहीं होने दिया, ठीक है। जितने भी ये कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने ये एक चीज की, ये एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है इनके टाइम पे। अगली जो डेनेस्टी आती है वो है तुगलक डेनेस्टी। और तुगलक डेनेस्टी जब आती है, ये खिलजी डेनेस्टी को रिप्लेस करती है और इंडिया इनके कंट्रोल में आ जाता है। और इनके कंट्रोल में इंडिया में, विद इन इंडिया, बहुत इनकी एम्पायर फैलती है। क्योंकि आपके अपने जहन में ये चीज होनी चाहिए कि अभी तक आप देखेंगे कि जो भी आया है, ठीक है, वो नॉर्थ तक तो रहा है, लेकिन साउथ में उसकी पावर नहीं आती। तो इनके टाइम पे तुगलक डायनेस्टी में इनकी एम्पायर साउथ इंडिया तक भी पहुंचेगी, तुगलक एम्पायर में। और इसमें सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक है जो कि फाउंडर थे। उनका कोई बड़ा रोल नहीं है, उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं किया, ही वाज जस्ट द फाउंडर। लेकिन जो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है मोहम्मद शाह तुगलक, इनका नाम ज़हन में रखें। और मोहम्मद शाह तुगलक बड़े ही कोई एक अजीब से कैरेक्टर थे। ये आप इनको इस तरह याद करें कि मेंटली इनका अजीब सा एक ज़हन था, जो चीज़ इनके ज़हन में आ जाती थी मोहम्मद शाह तुगलक के, वो इन्होंने बस करनी ही करनी है। तो अजीब-अजीब इनकी पॉलिसीज़ थी, इनकी अजीब इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी जिससे बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन इन्होंने ही पूरी एम्पायर फैलाई भी, क्योंकि ये इतने ही अजीब से थे। इन्होंने ये तक प्लान किया कि हम कराकोरम से गुजर के हिमालय से चाइना को, हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक या मोहम्मद शाह तुगलक भी कहते हैं इसको, दोनों ही कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक या मोहम्मद शाह तुगलक।
आप दोनों कर सकते हैं। इन्होंने ये तक प्लान किया कि ये चाइना को इन्वेड करेंगे यहाँ से, ठीक है? और अजीब-अजीब किस्म की इनकी पॉलिसीज़ थी। फिर इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद नीचे साउथ में, ठीक है, अपना कैपिटल शिफ्ट किया और लोगों को फोर्स किया कि आप उधर जाएँ। और बहुत सारे लोगों ने जो है वो नहीं किया और उनको ज़बरदस्ती भी भेजा गया। तो आपने बस अपने ज़हन में इनको रख लेना है, मोहम्मद शाह तुगलक को, कि एक्सेंट्रिक थे बहुत ज़्यादा, और इनकी एक्सेंट्रिक पॉलिसीज़ जो थी वो काफ़ी अजीब-सी थी, और उस लेकिन इन्होंने एम्पायर को बहुत फैलाया अपने एक्सेंट्रिक होने की वज़ह से। मेजर डेवलपमेंट ये है कि इवेंचुअली होता क्या है कि जो इनके तैमूर लेन जो हैं, ये एक सेंट्रल एशियन है। अब वो एक अपनी एम्पायर एस्टैब्लिश कर चुके हैं सेंट्रल एशिया में। ये भी बहुत ब्रूटल हैं, और ये जो हैं, ये जब इंडिया आएँगे तो इनको रिपेल करने वाला कोई नहीं होगा। और 1398 में तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे ये दिल्ली को कैप्चर करेंगे 1398 में, और यहाँ पे मैसेकर करेंगे बहुत शदीद। तो तैमूर लैंड का ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तुगलक डायनेस्टी इनको नहीं रिपेल कर पाएगी और ये दिल्ली में बहुत मैसिव मैसेकर करेंगे, लूट-मार करेंगे, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत कंप्लीटली वीक हो जाएगी, और उसका जो इतनी बड़ी आप देख रहे हैं कि ये एम्पायर है, ये कहीं भी नहीं रहेगी। तो ये आपने ध्यान में रखना है, तैमूर लैंग जो हैं, ये दिल्ली में आते हैं 1398 में तुगलक डायनेस्टी के दौरान, दिल्ली को तहस-नहस कर देते हैं, और इसकी वजह से तुगलक डायनेस्टी का भी एंड हो जाता है, और अगली डायनेस्टी आ जाती है सैयद डायनेस्टी। ये आपने ज़हन में रखना है कि जो सैयद डायनेस्टी के पहले थे ना, खिज़र खान, इनको तैमूर लेन ही इंस्टॉल करके गए थे, अपनी एज़ अ प्रॉक्सी, कि ठीक है, बस आप मुझे एलिजेंस करें, तो मैं जो हूँ वो आपका हेड हूँ, और ये एरिया मेरे अंडर ही है। तो वो जो है पहले इनको इंस्टॉल करके गए। ये सैयद डायनेस्टी बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप इसको ओवरऑल याद कर लें कि इस टाइम पे बिल्कुल जो है वो वीक हो गया था। अब आप ये देखें कि ये कितनी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आ गई है एम्पायर, और अब सैयद डायनेस्टी पे कितनी रह गई है, क्योंकि वो बिल्कुल वीक हो चुकी थी। तो आपने सैयद डायनेस्टी की ये इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन है कि इस टाइम तक बिल्कुल जो है वो वीक हो चुकी है, और सिर्फ इतना सा है जो एरिया अब मुसलमानों के कंट्रोल में है, ये सेंट्रल एम्पायर के कंट्रोल में है। तो सैयद डायनेस्टी के टाइम पे बहुत वीक हो जाती है, ये आपने ज़हन में रखना है। इनके इंडिविजुअल नाम याद आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप डायनेस्टी याद रखें। टेरिटरी भी श्रिंक हो गई है, और मुस्लिम एम्पायर भी वीक हो गई है। उसके बाद आती है लोधी डायनेस्टी, और सैयद डायनेस्टी के बाद लोधी डायनेस्टी भी उतनी ही अनइम्पोर्टेंट है, उनका भी कोई रोल नहीं है, कुछ नहीं वो नया करते, एक वीकेंड डायनेस्टी है। बहलोल लोधी आते हैं, फिर सिकंदर लोधी आते हैं। सिकंदर लोधी का बस ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इन्होंने आगरा का शहर बनाया था सिकंदर लोधी ने, और दैट्स इट। बिहार इन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया, लेकिन इससे ज्यादा इनकी कोई इम्पोर्टेंट जो है वो कंट्रीब्यूशन नहीं है। वाहिद जिस कॉन्टेक्स्ट में लोधी डायनेस्टी आती है कि इसको हरा के मुगल डायनेस्टी आई है, तो आपने ये कभी नहीं भूलना। इसके आखिरी जो थे एम्परर लोधी डायनेस्टी के, ही वाज इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी जो हैं इनको बाबर हराएंगे। तो वो हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, क्योंकि मुगल्स जो हैं उनका आपको वैसे भी पता होना चाहिए, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंटरेस्टिंग है। इब्राहिम लोधी इस वक्त दिल्ली में, और जो ये बाबर हैं, जो कि मुगल डायनेस्टी जिन्होंने इंडिया में इस्टेब्लिश की, ये सेंट्रल एशियन है, और ये बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के कैरेक्टर हैं बाबर, और सेंट्रल एशियन है प्योर, और ये फरगना वैली एक अफगानिस्तान, सॉरी, सेंट्रल एशिया में है, यहाँ पे प्योर सेंट्रल एशियन है, फरगना वैली है, और इनको शौक है कि मैं अपनी एम्पायर बनाऊं, सेंट्रल एशिया में नहीं बना पाते, फिर थोड़ी-सी ये काबुल में बना लेते हैं, अफ़गानिस्तान बेस्ड, फिर इनको ख़्याल आता है कि मैं थोड़ा इंडिया की तरफ एक्सपैंड करता हूँ। अच्छा, अब आपने ज़हन में रखना है कि दिल्ली में बैठे हुए हैं इब्राहिम लोदी, लाहौर में एक गवर्नर हैं लोदी डायनेस्टी के, जो कि दौलत खान लोदी हैं, और दौलत खान लोधी अब बाबर को बुलाते हैं कि यार आप आएँ और इंडिया इन्वेड करें। उनकी नहीं बनती होगी आपस में, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी की, इब्राहिम लोधी और दौलत खान की, वो जो भी है वो कंस्पिरेसी वो छोड़ें। लेकिन बाबर को वो इनवाइट करते हैं कि आप इंडिया को इन्वेड करें। अब बाबर इज़ लुकिंग फॉर एन एम्पायर, उनके पास आर्मी है, उनको एम्पायर चाहिए।
बाबर सेंट्रल एशियन है, ये उसी रास्ते से आते हैं। आप ये देखें, काबुल से पेशावर, पेशावर से लाहौर और दिल्ली की तरफ आते हैं। वही रूट जो हमेशा सारे लेते आए हैं जीटी रोड से, और ये वही रूट है जो हिस्टोरिकल बड़ा जिसकी इम्पोर्टेंस है। और दिल्ली के पास ये आते हैं, और दिल्ली के पास एक जगह है जिसका नाम है पानीपत। और पानीपत की जंग जो है, ये जीतते हैं इब्राहिम लोदी से, और उनको हरा के जो है ये मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश करते हैं। और पानीपत की जंग जो ये है, इसको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं, 1526। इसके बाद भी एक दो बैटल्स हुई पानीपत की, वो आपने जहन में रख लेनी है। और ये पहली थी 1526 में, जिसमें मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश हुई। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इनके आपको बता देता हूँ ताकि आपके जहन में रहें। बाबर जो थे, ही वाज वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ के, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज ये है, फादर साइड से इनके जो फादर की ऊपर लीनियज थी वो तैमूर लेन से जाके मिलती थी, और इनकी मदर साइड से चंगेज खान से मिलती थी। तो इनको बड़ा प्राइड था अपनी एक मिलिट्री हिस्ट्री पे, अपनी फैमिली हिस्ट्री पे, कि जी मैं मदर साइड से चंगेज खान मेरी लीनियज है, और फादर साइड से तैमूर लेन। तो देखें, दोनों इतने बड़े बड़े कॉन्करर्स बेसिकली इनके जो हैं, इनके बाओ-अजदाद में से थे, और ये भी एक बहुत बड़े कॉन्करर ही बनना चाहते थे। ये एक इंटरेस्टिंग चीज इनके बारे में। दूसरी चीज ये, आपने बाबरी मस्जिद का सुना होगा, जो कि बीजेपी ने 92 वारबंदी जिसमें शहीद की थी। बाबरी मस्जिद भी इन्होंने ही इस्टेब्लिश की थी 1528 में। 1528 में बाबरी मस्जिद इन्होंने इस्टेब्लिश की अयोध्या में। और वो आप देख सकते हैं कि 1992 में जाके बीजेपी ने डिस्ट्रॉय की। उनका ये क्लेम था कि वहां पे एक टेम्पल था, बाबर ने वो डिस्ट्रॉय किया और उसकी जगह बाबरी मस्जिद बनाई। ये आपने अपने ज़हन में रखना है, ये भी एक फैक्ट है। इनको जब ये फौत हुए तो इनको काबुल में दफनाया गया। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग चीज़ें इसलिए मिलती हैं इनकी लाइफ उसके बारे में कि इनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी है, जो कि जिसका नाम बाबरनामा है, और तज़्के बाबरी भी उसे कहते हैं। वो उन्होंने खुद लिखी है, उसमें अपनी डिफरेंट किस्म की जो है इन्होंने चीज़ें लिखी हुई हैं। अच्छा, अब मुगल डायनेस्टी को ज़रा देख लेते हैं। बाबर को हमने देख लिया है, एक सेंट्रल एशियन थे और एम्पायर बनाना चाहते थे। इब्राहिम लोदी को उन्होंने हराया 1526 में। और ये देख लेते हैं, ये हैं सबसे पहले बाबर। इनकी हमने स्टोरी देख ली है। ही फाउंडेड दी मुगल एम्पायर। अच्छा, इनको बहुत डिटेल में आपने नहीं समझना, मैं बस आपको एक स्टोरी की फॉर्म में बता रहा हूँ ताकि आपके लिए रिटेन करना आसान हो। जब पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा वो मैं आपको फिर बताता हूँ कैसे करना है। फिर इनके बेटे थे हुमायूं। हुमायूं की क्या कंट्रीब्यूशन है, बाबर ने इस्टेब्लिश कर दी मुगल एम्पायर, हुमायूं आ जाते हैं। हुमायूं की बदकिस्मती ये थी कि जब बाबर फौत होते हैं तो हुमायूं के अपने आपस में एक दो भाई हैं, वो लड़ रहे हैं कि किसके पास क्या कंट्रोल होगा, किसका क्या होगा। एक चीज, कामरान मिर्जा उनका नाम था, इनके एक भाई थे, वो रेबेल थे, तो उनसे ये एक तो लड़ते थे। दूसरी चीज ये, एक आपने एक बंदे का नाम सुना होगा, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी वो भी इस टाइम तक आ चुके हैं। अब शेर शाह सूरी कहाँ से आए हैं, वो बंगाल के इस वक्त जो है ना, बिहार के, वो कंट्रोल कर रहे हैं। ये जो पार्ट मैंने किया है, इस पार्ट के वो गवर्नर होते हैं पहले बाबर के टाइम पे, लेकिन जब वो हुमायूं पे आके वो खुद ही रिबेल कर देते हैं। अब शेरशाह सूरी जो हैं, वो हुमायूं को हराते हैं, और हुमायूं को जो है ना वो निकलना पड़ता है। तो शेरशाह सूरी भी जो है वो आप समझ सकते हैं कि एम्पायर इस्टेब्लिश उन्होंने की इंडिया में थोड़े टाइम के लिए, वो मुगल नहीं थे। तो ये बीच में ब्रेक आ जाता है। ब्रेक कैसे आता है कि बाबर इस्टेब्लिश करते हैं, हुमायूं बन जाते हैं, लेकिन हुमायूं बस 10 साल के लिए बनते हैं और इनको हरा देते हैं शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी आ जाते हैं। शेरशाह सूरी थोड़े अरसे के लिए रहते हैं, और अनफॉर्चुनेटली एंड पे उनकी भी जल्दी डेथ हो जाती है। और शेरशाह सूरी के बड़े कारनामे हैं बीच में, और उन्होंने जीटी रोड इस्टेब्लिश की, ये पूरी प्रॉपर उनका ये एक बहुत बड़ा कारनामा है शेरशाह सूरी का। और ये पेशावर से लेके पूरी बंगाल तक शेरशाह सूरी ने इस्टेब्लिश की। और दूसरी चीज़ ये कि आपने रोहतास फोर्ट देखा होगा जेलम के पास। अगर आप जेलम से पिंडी जाएँ, बीच में दीना आता है, दीना के पास एक रोहतास फोर्ट आता है। रोहतास फोर्ट शेरशाह सूरी ने इसलिए बनाया था कि हुमायूं को डिफीट किया जा सके। होता क्या है कि जब हुमायूं को शेरशाह सूरी डिफीट करते हैं,
हुमायूं भाग के पर्शिया चले जाते हैं और वहां पे सेटल हो जाते हैं। यहाँ पे मुगल की जो एम्पायर थे वो शेरशाह सूरी के कंट्रोल में आ गए थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं। और शेरशाह सूरी ये अपने रिफॉर्म्स करते हैं, जीटी रोड बनाते हैं, रुपया जिसे हम कहते हैं वो भी शेरशाह सूरी ने स्टैब्लिश किया हुआ है। जीटी रोड जो ये पूरी है ये शेरशाह सूरी ने स्टैब्लिश की हुई है। अच्छा, ये जीटी रोड जो है ना ये वो वाली है जो इंडिया जाती है, जो वाहगा वाली है, ठीक है, वो शेरशाह सूरी ने स्टैब्लिश की। फिर और बड़े रिफॉर्म्स किए उन्होंने, उनसे बड़े इंस्पायर्ड थे। बाद में अकबर भी उनसे इंस्पायर्ड थे, इवन हुमायूं उनके जानी दुश्मन थे लेकिन वो भी उनसे इंस्पायर्ड थे। शेरशाह सूरी को बहुत एक रोल है। अब शेरशाह सूरी बेचारे जल्दी फौत हो जाते हैं क्योंकि एक एक्सीडेंट हो जाता है। बॉम्ब उस टाइम पे ना वो मटेरियल आ चुका होता है, ये जो गन पाउडर वो ब्लास्ट होता है तो उसमें मर जाते हैं जल्दी। और उससे होता क्या है कि हुमायूं को मौका मिलता है वापस एंट्री का, हुमायूं वापस आ जाते हैं पावर में। तो हुमायूं यहाँ आते हैं, शेरशाह सूरी के ही एक दो आगे लोग हैं जो कि उनके बेटे के बेटे, और इस तरह से सूरी डायनेस्टी को हराते हैं और ये हुमायूं दोबारा आ जाते हैं। अब हुमायूं को देखें, एक तो सही तरह रूल नहीं कर सके, बीच में ब्रेक आ गया शेरशाह सूरी का। फिर जब ये वापस आते हैं तो बस 1 साल ये जीते हैं और हुमायूं जो हैं एक टावर पे खड़े हुए होते हैं, कोई लाइब्रेरी होती है कुछ, उससे फॉल करते हैं और गिरते हैं और फौत हो जाते हैं। तो ये हुमायूं बेचारे का ये एंड होता है। ये बाबर के बेटे थे। अनफॉर्चुनेटली ये इनको कुछ करने का टाइम नहीं मिलता और ये बेचारे इसी तरह जब वापस आते हैं 1 साल के लिए दोबारा रूल करते हैं और इस तरह से नीचे गिरते हैं और स्टेप्स से स्लिप होके और फौत हो जाते हैं। अच्छा, इस दौरान क्या होता है कि जब ये भागे हुए थे शेरशाह सूरी से, ये सिंध भी आए थे हुमायूं। सिंध से होते हुए ये ना पर्शिया गए थे हुमायूं जो हैं ये। इनका वहाँ पे एक बेटा पैदा होता है अकबर, और अकबर जो है वो सिंध में पैदा हुए हैं। सिंध जो आप में सिंधी जो है आप में से उनको पता होगा, उमरकोट एक जगह है, अकबर वहाँ पे पैदा हुए हैं। तो वो जब हुमायूं शेरशाह सूरी से भाग रहे थे, वो सिंध से गुजर के गए, वहाँ पे रास्ते में अकबर पैदा होते हैं। तो जब हुमायूं फौत हो जाते हैं इस तरह गिर के सीढ़ियों से, तो अकबर जो है वो पावर में आते हैं। वो छोटे होते हैं, 14-15 साल के इस तरह कुछ होते हैं, और तब इनके एक प्रोटेक्टर होते हैं बैराम खान के नाम से, और वो सारी मिलिट्री अफेयर्स को रन कर रहे हैं। जैसे ही ये इनको एक स्पेस मिलती है कि हुमायूं फौत हुए हैं, और भी बड़े लोग रिबेल कर देते हैं। एक हिंदू रूलर है हेमू के नाम से, वो फौरन रिबेल करते हैं कि चलो मैं कब्जा कर लेता हूँ इंडियन एम्पायर में, ये तो बेटा छोटा ही है, 14 साल का है या ऐसे कुछ है। तो वो होती है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ये आप लोग लिख रहे हैं, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत क्या है? हिमू एक इंडियन रूलर है हिमू जो कि कोशिश करते हैं हुमायूं के मरने के बाद कि मैं थ्रोन पे कब्जा कर लेता हूँ। लेकिन बाबर जो अकबर है उनके बेटे हुमायूं के, वो खुद तो नहीं उसका जंग लड़ते, लेकिन उनके साथ बैराम खान उनके प्रोटेक्टर हैं, मिलिट्री जनरल भी हैं, वो लड़ते हैं सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में, और वो उनको हिमू को हरा दिया जाता है। दिस इज द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो अकबर जैसी बादशाह बने हैं तो वो हुई है 1556 में। अब अकबर बहुत पॉपुलर हैं। अकबर जो है ही इज वेरी पॉपुलर। उन पे मूवीज भी हैं, इनको इंडियंस भी ओन करते हैं, इनको मुस्लिम्स भी ओन करते हैं, क्योंकि इनकी जो पॉलिसीज थी वो बड़ी रिकंसिलिएटरी थी और बड़े ये एक सबको साथ लेके चलने वाले थे। इनकी पॉलिसीज कुछ देख लेते हैं। अकबर ने क्या किया कि रादर देन कि मैं ब्रूट फोर्स से हर किसी को सबड्यू करूं, अकबर ने कोशिश की कि अलायंसेस बनाऊं, इंडियन राजपूतों से अलायंसेस बनाई, उनमें शादियां भी की। और जोधा अकबर आपने नाम सुना होगा, मूवी भी है जोधा अकबर, वो भी एक पॉलिटिकल जो थी वो थी, ताकि राजपूत जो थे वो हिंदू थे उनके साथ अलायंस करेंगे। फिर अपने कोर्ट में अकबर ने बहुत राजपूतों को जगह दी। फिर रिलीजन में इनकी बड़ी टॉलरेंस थी। रिलीजन में तो ये फिर एक एक्सट्रीम पे चले गए। इन्होंने एक चीज इस्टेब्लिश की जिसे कहते थे दीन इलाही। अब दीन इलाही क्या चीज है? इन्होंने सोचा कि मैं डिफरेंट रिलीजन्स को मिक्स करता हूँ, डिफरेंट रिलीजन्स को मिक्स करके एक अपना रिलीजन बना लेता हूँ दीन इलाही, जिसमें हिंदुइज्म भी हो, मुसलमानों के भी एलिमेंट्स हो। जब सारे रिलीजन्स के कुछ ना कुछ होगा ना, तो पॉलिटिकली मेरे लिए कंट्रोल करना भी आसान होगा, यूनिफिकेशन भी होगी, कल्चरल एसिमिलेशन भी होगी। ये इनकी एक थोड़ी सी स्ट्रैटेजी थी, सोशियो कल्चरल और पॉलिटिकल, जिसके खिलाफ फिर बाद में हम देखेंगे कि बड़ा रिएक्शन भी आएगा, क्योंकि मुसलमानों को होगा कि आप ये तो आप इस्लाम में अडल्ट्रेशन करें। तो अकबर का बड़ा एक नाम है, इन्होंने
एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा किए, इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। मोस्ट प्रॉब्ली इन्होंने इन पॉलिसीज़ की वज़ह से पूरी जो मुगल एम्पायर थी, वो कंसोलिडेट भी हुई, क्योंकि जो लोग पहले बाय फ़ोर्स चीज़ें करते थे, वो अब अपनी मर्ज़ी से इनके साथ मिल गए। बहुत सी देखें छोटी-छोटी प्रिंसली स्टेट्स होती हैं ना, तो उनको आपको अपने साथ रखना पड़ता है, ठीक है? अकबर जब फ़ौत हुए हैं, तो पावर में आते हैं जहांगीर, इनके बेटे। और जहांगीर जो हैं, इनका नाम था शहज़ादा सलीम। आपने इनकी स्टोरियाँ भी सुनी होंगी अनारकली वाली, कि इनका अनारकली के साथ इनको पसंद थी, और अकबर ने जो है अनारकली को दीवार में चुनवा दिया था। तो वो शहज़ादा सलीम, वो ये हैं जहांगीर। पता नहीं वो स्टोरी ट्रू है कि नहीं है, लेकिन अनारकली का जो मकबरा है, वो सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर में ज़रूर मौजूद है। और वो कभी आप सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर जाएँ, तो वो आप देख भी सकते हैं। तो ये हैं जहांगीर। और जहांगीर जब आए हैं, तो ये इनकी जो है, कुछ थोड़े बहुत इन्होंने काम किए हैं। इन्होंने कश्मीर में शालीमार गार्डन बनाया है कश्मीर में, और ये शालीमार गार्डन देख के बाद में शाहजहां जो है ना, वो लाहौर में भी बनाएँगे। एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो सबसे जहांगीर के टाइम पे होती है, वो ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पहली दफ़ा इंडो सबकॉन्टिनेंट में आती है। तो ये एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट जो है डेवलपमेंट है। अच्छा, फिर इनके बाद इनके बेटे आते हैं शाहजहां। शाहजहां जो है, ये बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। एटलीस्ट एज़ एन आर्किटेक्ट तो मैं इनको बड़ा पसंद करता हूँ। इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें डेवलप की, बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो डेवलप किया। वो मैं आपको गिनवा देता हूँ। इन्होंने क्या-क्या डेवलप किया शाहजहां ने। अ, शालीमार गार्डन लाहौर वाला शाहजहां ने डेवलप किया है, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ, रेड फोर्ट है दिल्ली में, वो शाहजहां ने किया है। जो बुर्जी आपने देखा होगा लाहौर में गुज़रते हुए, वो शाहजहां ने डेवलप किया है। और इस तरह की कई बड़ी-बड़ी जो चीज़ें हैं, वो इनके टाइम पे, इनको डेवलपमेंट का काफ़ी शौक था, इस तरह की आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स। और तो शाहजहां ने बहुत चीज़ें, सबसे इम्पोर्टेंट ताजमहल इन्होंने डेवलप किया है, तो इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशंस हैं। इनके बाद आते हैं औरंगज़ेब। और औरंगज़ेब थोड़े-से कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर हैं, उनकी मैं थोड़ी-सी आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। शाहजहां के 2 बेटे थे, 2 तो नहीं थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जिस तरह से थे, एक दारा शिकोह थे और एक औरंगज़ेब थे। जब ये फ़ौत होते हैं औरंगज़ेब, तो वॉर्स ऑफ सक्सेशन जब ये फ़ौत होते हैं शाहजहां, वॉर्स ऑफ सक्सेशन होती है। वॉर्स ऑफ सक्सेशन क्या होती है कि जो बेटे होते हैं वो आपस में लड़ते हैं कि अब मैं बादशाह बनूँगा या कौन बनेगा। तो शाहजहां के 2 बेटों के आपस में बड़ी हेवी किस्म की जो है वो जंग होती है, एक दारा शिकोह और औरंगज़ेब। औरंगज़ेब जो हैं, वो एंड पे जीत जाते हैं और वो बादशाह बनते हैं। और औरंगज़ेब बड़े ब्रूटल थे इस एंगल से कि इन्होंने शाहजहां को भी कैद कर दिया, अपने बाप को। और इन्होंने अपने भाई को भी मरवा दिया, जो दारा शिकोह। कहते हैं कि औरंगज़ेब ने दारा शिकोह, जो कि शाहजहां के बड़े फेवरेट बेटे थे, उनका सर कटा हुआ उनको जो है वो भिजवाया, जब उनको कैद किया था शाहजहां को। तो औरंगज़ेब आलमगीर जो हैं, वो फिर बन जाते हैं। वो फाइनल मुगल जो हैं, वो हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं जो एक्चुअल एनालिसिस है कि अचीवमेंट्स ऑफ द मुगल डायनेस्टी, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो इसकी डेट आपने नहीं भूलनी, 1526 से 1707 तक। और इनकी अचीवमेंट क्या है? सबसे पहले इम्पोर्टेंट अचीवमेंट ऑफ द मुगल्स के जो एम्पायर थी मुस्लिम, इट रीच्ड इट्स ग्रेटेस्ट एक्सटेंट। पूरे तकरीबन इंडिया पे इन्होंने कंट्रोल कर लिया। उसमें साउथ भी आ गया। साउथ का हमेशा इश्यू ही रहता है, क्योंकि नॉर्थ से ये ऑपरेट करते थे, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। मैक्सिमम जो एम्पायर कंसोलिडेट मुगल्स के टाइम पे हुई, और प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिवली भी हुई। इनका आपस में जो एक एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी ज़रूरी होती है ना मुल्कों को चलाने के लिए, तो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़बरदस्त थी। इस टाइम पे इंडिया का जीडीपी बहुत ज़्यादा था, और इट वाज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पेरस कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पे आई है 1600s में, तो वो बिल्कुल उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इट एक्सपैंडेड द मुस्लिम एम्पायर टू इट्स ग्रेटेस्ट एक्सटेंट, इनकॉर्पोरेटिंग इवन पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। उसके बाद इन्होंने इंडिया को पॉलिटिकली यूनिफाई किया पहली दफ़ा, क्योंकि यहाँ पे छोटी-छोटी स्टेट्स बहुत सारी होती थी। पॉलिटिकली यूनिफाई किया थ्रू गुड एडमिनिस्ट्रेशन, थ्रू अ वेरी एफिशिएंट रेवेन्यू सिस्टम और गुड गवर्नेंस। तो ये इनके सारे फैक्टर्स थे जिसकी वज़ह से
इंडिया जो है वो यूनिफाई हुआ है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो होती है वो बड़ी ज़रूरी होती है। ये आपने ज़हन में रखना है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट इनकी आर्ट, कल्चर और इन चीज़ों में जो अचीवमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ये आप ताजमहल देखें, इट्स वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स। फिर लाहौर फोर्ट देखें, ये अकबर ने एस्टैब्लिश किया था, इतना खूबसूरत है। और इस तरह के बड़े-बड़े मार्वल्स जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के वो मुगल्स के टाइम पे हुए। और ये एक बहुत बड़ी लेगेसी है मुगल्स की, जो इतना खूबसूरत आर्किटेक्चर दिया। फिर आप शालीमार गार्डन्स देखें, आप दरवाज़े देखें, अंदरून लाहौर के सारे इन्होंने बनाए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि मुस्लिम आर्ट्स, कल्चर एंड लिटरेचर फ्लरिश्ड अंडर द मुगल्स ग्रेटली। आप देखें कि पेंटिंग कितनी डेवलप हुई इनके टाइम पे, जिसे मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं। कभी लाहौर म्यूज़ियम आप जाएँ, आपको मिलेंगी मिनिएचर पेंटिंग्स होती हैं। तो ये सारा कुछ इनके टाइम पे डेवलप हुआ। और इंडिया अंडर द मुगल्स बिकेम वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस एम्पायर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो है बड़ी इनकी एक बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। ये आपने अपने ज़हन में ज़रूर रखना है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि वो फैक्टर्स क्या थे जिसकी वजह से मुस्लिम सोसाइटी ग्रो हुई सब कॉन्टिनेंट में। ये सवाल आ जाता होता है, इसलिए मैंने इसकी एक अलग जो है वो हेडिंग बनाई है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पास्ट पेपर्स में आया हुआ है। आपने उसका एनालिसिस देना है कि क्या वजूहात थी। एक तो आपने सारी डायनेस्टीज़ को थोड़ा-थोड़ा मेंशन कर देना है, उनकी हेडिंग बना लें, उनकी डेट्स दे दें और उनकी मेजर डेवलपमेंट्स जो मैंने आपको बताई। कभी ऐसे सवाल नहीं आया, ना आएगा कि जी तुगलक डायनेस्टी का बताएँ उसने क्या किया। इसलिए आपने उसको प्रिपेयर भी इतनी डिटेल में नहीं करना कि आपका टाइम बहुत वेस्ट हो और आप उसको बहुत ज़्यादा। आपने मेजर डेवलपमेंट्स जो मैंने आपको बताई हैं, आपने बस उतनी याद करनी है। इंडिविजुअल रूलर्स की भी डेट्स याद नहीं करनी है, आपने बस उन डायनेस्टीज़ की डेट्स याद करनी है और फिर आपने एनालिसिस देना है। एनालिसिस इस तरह का सवाल आएगा कि जी डिफाइन द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन द सबकॉन्टिनेंट, कि वो क्या वजूहात हैं कि मुसलमान इस तरह ग्रो हुए। बिल्कुल देखा था हमने कि जैसे मौर्यन डायनेस्टी के बाद से पूरी हिंदूज़ की ही यहाँ पे छोटी-छोटी प्रिंसिपैलिटीज़ थी, कैसे मुसलमान यहाँ पे ग्रो हुए। उसमें बहुत वजूहात हैं, वो हम एक-एक वजह को इंडिविजुअली देखते हैं। सबसे पहले इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मुस्लिम रूलर्स। अच्छा, मुस्लिम्स जो थे दे वर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, आप मुल्क कैप्चर कर सकते हैं, आप टेरिटरी कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर एस्टैब्लिश जो होती है ना एम्पायर, तभी होती है जब आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दें, लोगों को कोई निज़ाम दें। तो मुस्लिम रूलर्स ने बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दिया। इसमें आप एग्ज़ाम्पल दें अकबर की, कि उन्होंने कितना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दिया जिसकी वज़ह से पूरा सिस्टम बना। उनका रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम बहुत ज़बरदस्त था और वो उन्होंने बहुत एस्टैब्लिश किया। ये आपने उसमें बताना है कि ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि मुस्लिम जो डायनेस्टीज़ थी वो यहाँ पे अच्छी एस्टैब्लिश हुई। इट कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन द सबकॉन्टिनेंट। दूसरी चीज़ ये है कि डिफेंसिबिलिटी ऑफ एम्पायर एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। देखें, कोई जो है स्टेट हो, एम्पायर हो या कोई भी हो, वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकती अगर उसके पास मिलिट्री बैकिंग ना हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो डिफेंसिबिलिटी ऑफ एम्पायर तो पहली शर्त है इंटरनेशनल रिलेशंस के भी कॉन्टेक्स्ट में और वैसे भी मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो ये जितने के थे मुस्लिम रूलर्स आए, दे वर वेरी गुड वॉरियर्स, दे वर वेरी गुड मिलिट्री कमांडर्स। बाबर जो है, आप उस पे ज़रूर देखिएगा कि जो बैटल ऑफ पानीपत थी, उसमें उन्होंने कैसे अपने से 3-4 गुना बड़ी फ़ौज को हराया थ्रू मिलिट्री टैक्टिक्स। इब्राहिम लोदी के पास नंबर ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा थे, लेकिन बाबर ने उनको कैसे हराया? थ्रू मिलिट्री टैक्टिक्स। ही वाज़ अ मिलिट्री जीनियस। उन्होंने तोपों का ऐसे इस्तेमाल किया, उन्होंने ऐसे फ्लैंकिंग की। आप इस पे कोई ना कोई छोटी-सी वीडियो ज़रूर देखिएगा कि बाबर कैसे जीता था। उसके टैक्टिक्स के ऊपर प्रॉपर वीडियोज़ बनी हुई हैं कि उसने कितने एडवांस टैक्टिक्स यूज़ किए, अपने से कई गुना बड़ी मिलिट्री पावर को हराने में। तो मिलिट्री स्ट्रेंथ हमेशा से थी और ये चीज़ जो है वो आपने ज़हन में रखनी है कि ये बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने फिर उसमें एग्ज़ाम्पल देखी अलाउद्दीन खिलजी की, कि कैसे मंगोल एम्पायर को उन्होंने रिपेल किया। तो वो मिलिट्री स्ट्रेंथ पे किया। मंगोल एम्पायर उस टाइम की सुपर पावर थी, वैसे ही जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हो उस दौर का, लेकिन उसको तक उन्होंने रिपेल किया। तो मिलिट्री स्ट्रेंथ और डिफेंसिबिलिटी ऑफ एम्पायर बड़ी ज़रूरी है, वरना कल्चर्स आते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं, दूसरे कल्चर्स में एसिमिलेट कर जाते हैं और पता ही नहीं चलता।
अच्छा, फिर एक ये चीज़ थी कि कांस्टेंट कैंपेन्स फॉर एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, जो रूलर आया ही ट्राइड टू एक्सपैंड द मुस्लिम एम्पायर। हमने देखा मोहम्मद बिन तुगलक ने किस तरह से एक्सपैंड की एम्पायर, और दूसरे भी जो भी आए इन्वेडर्स उन्होंने हमेशा पुश ही किया। औरंगज़ेब थे, उन्होंने साउथ में कुछ दक्कन रीजन में इश्यूज़ रहते थे, उन्होंने वो भी सबड्यू करने की कोशिश की। तो दे वर ऑलवेज़ स्ट्राइविंग कि हम लोग फैलाएँ, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग एम्पायर या पावर एग्ज़िस्ट नहीं करती थी इंडिया में कि वो इन मुसलमान इन्वेडर्स को, या बाद में जब एस्टेब्लिश हो चुके थे, उनको रिपेल कर सकते थे या इनको निकाल सकते थे। तो कोई और ऐसी राइवल पावर नहीं थी इंडिया में कि इनको डिफीट कर सके। फिर बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ है रोल ऑफ सूफीज़, और सूफीज़ का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। उसकी वजह ये है कि सूफीज़्म की वजह से सिंध, मुल्तान इन इलाकों पे इस्लाम फैला है। हमने देखा दाता साहब को, दाता अली हजवेरी को उन्होंने लाहौर में इस्लाम फैलाया, ठीक है? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसने बड़ा लोगों को मुसलमान किया, और इसी वजह से सूफीज़ का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। और ये आपने ज़रूर इसमें मेंशन करना है कि उनकी टीचिंग्स, उनके जिस तरह से वे ऑफ लाइफ था, वो लोगों को बहुत इम्प्रेस करता था, और उसने लोगों को बहुत मुसलमान करने पे मजबूर किया, और मुस्लिम सोसाइटी यहाँ पे फैली। इन्वेड करना तो एक चीज़ है ना, उसके बाद जो है वो मुसलमान को बाय फ़ोर्स तो हर दफ़ा नहीं हो रहा होता। अच्छा, फिर एक चीज़ है ग्रेट अपील फॉर डाउन ट्रॉडन क्लासेस। अच्छा देखिए, हमने ये चीज़ की थी इंडिया में कि हिंदुइज़्म का वर्ना सिस्टम था। वर्ना सिस्टम क्या था? एक सोशल सिस्टम था बेस्ड ऑन हायरार्की, जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण्स हैं, फिर उसके बाद जो है वो पूरी दूसरी कास्ट हैं, और सबसे नीचे उसमें शूद्र हैं, दलित्स हैं। तो ये मुसलमानों का जो सिस्टम है, आपको भी पता है कि वो मुसावात पे बेस्ड करता है, और ब्लैक हो, व्हाइट हो, जो मर्ज़ी हो, उसके लिए इक्वालिटी है। और ये एक्चुअली बहुत बड़ा फैक्टर था कि यहाँ पे बहुत सारे लोग मुसलमान हुए। तो ये आपने ज़रूर ज़हन में रखना है, और उसको बताना है कि सूफ़ीज़ आए, लेकिन जो मुसलमानों की देखें, एक ये बराबरी वाला कॉन्सेप्ट था, एक मुसावात का कॉन्सेप्ट था, इक्वालिटी का था। दिस वाज़ वेरी अट्रैक्टिव फॉर पीपल जो कि उस एक वर्ना सिस्टम या हिंदू कास्ट सिस्टम के अंदर सप्रेस थे फॉर सेंचुरीज। इस वजह से जो है वो सोशल मोबिलिटी हुई, और उसमें बहुत सारे लोगों ने कन्वर्ट भी किया, क्योंकि उनको इक्वालिटी का मिला। आप इससे देखें कि जो मुसलमान रूलर्स थे, उनमें ममलूक डायनेस्टी हमने देखी, स्लेव डायनेस्टी देखी, उसको ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं। और स्लेव डायनेस्टी जो है, देखें स्लेव है और वो तक पावर में है, तो एक इस्लाम में इक्वालिटी का तो काफ़ी इम्पोर्टेंस दर्ज है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। अच्छा, फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है एक्सक्लूसिविटी ऑफ इस्लाम। एक्सक्लूसिविटी ऑफ इस्लाम क्या चीज़ है कि इस्लाम जो है उसमें बहुत से ऐसे, हम बाद में देखेंगे, जैसे शेख अहमद सरहिंदी या उनको मुजद्दिद अल-फ़सानी भी कहते हैं, उन्होंने ये चीज़ फैलाई, और मुसलमानों में खुद भी थी कि जी हम मिक्स नहीं होना चाहते हिंदूज़ में, या उनका जो एक कल्चर है अडॉप्ट नहीं करना चाहते। ये एक एक्सक्लूसिव अप्रोच होती है, एक एक्सक्लूसिव होती है, आपके ज़हन में आइडिया होता है कि नहीं हम इनसे डिफरेंट हैं। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। देखें, जब 2 कल्चर्स इकट्ठे रहते हैं, ओवर द सेंचुरीज़ वो इवॉल्व कर जाते हैं, या तो वो कल्चर्स आपस में एक-दूसरे को, बड़ा जो डोमिनेंट कल्चर है, वो छोटे कल्चर को एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, ठीक है? और छोटा जो है वो कल्चरेट या उसमें एसिमिलेट कर जाएगा, या कोई नई कल्चरल फॉर्म जो है वो इवॉल्व हो जाएगी। तो इस्लाम क्यों रिटेन रहा है? क्योंकि इस्लाम में जो है उनकी अपनी थिंकिंग ये थी कि नहीं, हमारी जो वैल्यूज़ है वो डिफरेंट है। तो ये वो एक बुनियाद भी है जो कि बाद में टू नेशन थ्योरी में हमें नज़र आएगी। और जिस तरह दीन इलाही टाइप जो एक्शंस थे, जिस अकबर ने किया, जिसमें डिफरेंट रिलिजन की डिफरेंट चीज़ों को मिक्स करके एक सिंक्रेटिक रिलिजन बनाने की कोशिश की गई, ताकि पॉलिटिकली लोगों को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके। उसके खिलाफ भी पूरा रिएक्शन आया, और उसने उस चीज़ को रिइंफोर्स किया, एक्सक्लूसिविटी ऑफ इस्लाम को। फिर एक और चीज़ कि मुसलमानों की वजह से देयर वाज़ अ लॉट ऑफ फ्रेश फ्लो ऑफ न्यू आइडियाज़। इंडो सबकॉन्टिनेंट में जो सब कुछ चलता आ रहा था, वो चेंज हुआ। ये मैं आपको बताता हूँ किस तरह। देखें, बहुत सारे राइटर्स आए, बहुत सारे पेंटर्स आए, बहुत सारे आर्किटेक्ट्स आए सेंट्रल एशिया से। ये जो आर्किटेक्चर हम देखते हैं, जैसे ताजमहल है या कोई ऐसी चीज़ है, ये इसके अंदर बहुत सारा सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर है। आप देखिएगा समरकंद, बुखारा, ये जो जगह हैं जहाँ से बाबर आए थे, बाबर अपने साथ बहुत से ऐसे लोग लाए, जिन्होंने वो आर्किटेक्चर एमुलेट करने की कोशिश किया।
उन आइडियाज़ को किया। तो इसलिए बहुत एक रिच कल्चर यहाँ पे डेवलप हुआ। फिर आपने इस्लामिक कैलीग्राफी देखी है, इस्लामिक पैटर्न्स देखे हैं। आपने वज़ीर खान मस्जिद शायद देखी हो लाहौर में, वो कितनी खूबसूरत है। उसमें काशीकारी का काम हुआ हुआ है, छोटे-छोटे शीशों को तोड़ के जो है वो लगाया जाता है। ये सारी की सारी जो टेक्नीक्स और इस किस्म की चीज़ें सेंट्रल एशिया से आ रही थी, दूसरे मुसलमान इलाकों से आ रही थी, जहाँ पे मुसलमान थे, जैसे कि पर्शिया। पर्शिया का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, सबकॉन्टिनेंट में आया, मुसलमानों के थ्रू आया। पर्शियन कोर्ट लैंग्वेज थी, उसमें पोएट्री की जाती थी। तो बड़ा इस तरह से एक लाइफ जो है ना, वो मुसलमानों की वजह से भी यहाँ पे आई, एक बिल्कुल एक डिफरेंट कल्चर डेवलप हुआ। फिर कई रूलर्स में ज़ील टू स्प्रेड इस्लाम भी था। ज़ील टू स्प्रेड इस्लाम क्या चीज़ है कि इस्लाम फैलाना है, सिंपल एज़ दैट। जैसे महमूद गज़नवी को हमने देखा, उन्होंने कई कहते हैं कि वो रिलिजियसली मोटिवेटेड थे, इसलिए उन्होंने टेंपल सोमनाथ का किया। कई कहते हैं कि ही वाज़ जस्ट इंटरेस्टेड इन लूटिंग इट। कई कहते हैं कि उनको इस्लाम फैलाने में था। तो ये एक डिपेंड करता है कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है। लेकिन किसी न किसी को इस्लाम फैलाने में इंटरेस्ट था। औरंगज़ेब आलमगीर जो हैं, जो आखिरी मुगल रूलर थे, स्ट्रॉन्ग आखिरी मुगल रूलर, वो जो है एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो रोल प्ले करेंगे इस्लाम फैलाने में भी। अच्छा, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और जो डाउनफॉल और वो सारा कुछ है, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि आज के लिए आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत है। अब आज हमने ये देखा है कि कहाँ से शुरू हुए और कहाँ से मुस्लिम जो सोसाइटी है वो पहुँच गई, ठीक है? और अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि डाउनफॉल कैसे आया, क्या वजूहात थीं और उस डाउनफॉल को ठीक करने के लिए कैसे जो है वो किया गया। अच्छा, बुक्स वगैरह मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी पाकिस्तान अफेयर्स की। आई होप आप लोगों को कुछ एब्ज़ॉर्ब हुआ बीच में। मैं आप लोगों को थोड़ा-सा गाइड कर देता हूँ कि ये पार्ट आपने अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि ये बड़ा ट्रिकी पार्ट है। ट्रिकी पार्ट ये है कि ये सवाल जेनेरिक आएगा आपको कि व्हाट वर द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ मुस्लिम सोसाइटी, व्हाट हाउ डिड द मुस्लिम सोसाइटी ग्रो, कुछ इस किस्म का कुछ सवाल आएगा। मुगल्स पे नहीं आएगा, तुगलक पे नहीं आएगा, महमूद गजनवी पे नहीं आएगा, बट यू नीड दैट इन्फॉर्मेशन। सही है? ठीक है? बट यू नीड दैट इंफॉर्मेशन ताकि आप अपने क्वेश्चन के अंदर डिटेल ऐड कर सकें, आप अपने क्वेश्चंस के अंदर ये सारा बता सकें, ठीक है? और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये आपने ऐड करनी है उसमें, बेशक सवाल जो भी आए। मैं वो सवाल आपको भेजूँगा, तो जो आए हैं, ठीक है? इससे रिलेटेड, और फिर आपको समझ आ जाएगी कि आपने कैसे करना है।